अगर आप हमारे चैनल द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और नए आइडियाज आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और मनोरंजन वाला कंटेंट लाकर उसे आपके साथ साझा कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। एपिसोड 61 राकेश कोई बच्चा है क्या? रुद्र काफी देर तक इस बारे में सोचता रहता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इतने में ही राकेश अपनी स्टोरेज रिंग से एक तलवार निकाल लेता है और उसमें अपनी शक्तियां भरने लगता है। इसके बाद हंसते हुए रुद्र की तरफ दिखता है और उसका मजाक बनाते हुए उसे कहता है, रुद्र तुम किस सोच में डूबे हुए हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम मुकाबले में हार मानना चाहते हो? अगर तुम मुकाबले में हार मानना चाहते हो तो मान सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि तुम काफी कमजोर हो और इस मुकाबले में मेरे सामने टिक नहीं सकते हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। राकेश और कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र अपने स्टोरेज रंग से एक तलवार निकाल लेता है और पूरे मैदान में खामोशी छा जाती है। राकेश भी जो रुद्र से काफी कुछ कहना चाहता था, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसमें से एक भी शब्द बाहर नहीं निकलता। और यही हाल वहां पर मौजूद सभी का था। सिमर अपनी टीचर माही से पूछती है, टीचर रुद्र यह क्या कर रहा है? क्या रुद्र इस मुकाबले को जीत पाएगा और जीतेगा भी तो कैसे? राकेश के पास इस समय आकाश लेवल की तलवार है और वही रुद्र के पास। मुझे तो नहीं लगता कि रुद्र इस मुकाबले को जीत पाएगा। सिमर की बात सुनकर उसकी टीचर माही अपना सर हिलाते हुए सिमर से कहती है, कम उम्र में ज्यादा ताकत और काबिलियत के साथ लोगों के मन में अहंकार भी आ जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि रुद्र जैसा घमंडी इंसान इस मुकाबले को जीत पाएगा। रुद्र अपने घमंड की वजह से इस मुकाबले को हार जाएगा। वैसे यह अच्छा ही है कि रुद्र का घमंड टूट जाए, जिसकी वजह से रुद्र को अपनी गलती का एहसास हो और वह मेहनत करना ना छोड़े। इसी तरह से मैदान में भी बातें हो रही थी। कोई कह रहा था, रुद्र राकेश की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है? दूसरा कहता है, रुद्र शायद राकेश को कोई बच्चा समझ रहा है, अब तो राकेश रुद्र को नहीं छोड़ेगा। फिर तीसरा कहता है, मेरे ख्याल से रुद्र बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, वह राकेश को कमजोर समझने की गलती कर रहा है, ऐसे में वह बहुत बुरी तरह हारेगा। इसी तरह की बातें पूरे मैदान में हो रही थी और सभी लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, पर सबका मानना यही था कि रुद्र बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पर सबसे अलग रुद्र का मानना कुछ और ही था। रुद्र तत्वों की तलवार तकनीक के अलावा और किसी भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और तत्वों की तलवार तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए रुद्र को एक तलवार की जरूरत थी। वैसे तो रुद्र के पास कई सारी तलवारें मौजूद थी, जैसे अग्निदल से मिली हुई तलवारें, टाइगर ग्रुप से मिली हुई तलवारें या फिर दिव्या ड्रैगन की तलवार, पर रुद्र इनमें से किसी भी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए उसके पास बस एक ही तलवार बचती है जिसे वह आचार्य से मिलने से पहले इस्तेमाल किया करता था। एक आम तलवार पृथ्वी लेवल या फिर आकाश लेवल के हथियारों को बनाने के लिए कई खास धातु और शक्ति पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। वही कोई आम हथियार को बनाने के लिए सिर्फ मामूली से लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ कोई आम इंसान करता है जो पृथ्वी लेवल पर भी ना पहुंचा हो। रुद्र उस समय काफी कमजोर था, इसलिए वह उस तलवार का इस्तेमाल किया करता था, पर उसके बाद जब उसकी ताकत बढ़ी तब उसे दिव्य ड्रैगन की तलवार मिल गई थी और फिर रुद्र ने कोई दूसरी तलवार नहीं खरीदी। फिलहाल रुद्र के हाथ में एक आम तलवार थी और राकेश के हाथ में एक आकाश लेवल की तलवार। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक तरफ सूखा हुआ पत्ता हो और दूसरी तरफ एक बड़ा सा मजबूत पत्थर। उन दोनों की तलवारों का कोई मुकाबला ही नहीं था। रितिका अग्रवाल जो कि इस मुकाबले को देखने आई थी और इस समय स्टोन सिटी के सबसे खास और ताकतवर लोगों की कुर्सियों में से एक पर बैठी थी, उसकी नज़र भी रुद्र के हाथ में मौजूद तलवार पर जाती है और वह हैरानी में खुद से कहती है, रुद्र राज सच में ये लड़का एक नंबर का बेवकूफ़ है। एक तरफ मयंक राज इतने ताकतवर, काबिल और समझदार जो स्टोन सिटी पर राज कर रहे हैं और साथ ही इस समय ईस्ट एरिया के लीडर की कुर्सी पर बैठे हैं, वही दूसरी तरफ ये लड़का जो उनका बेटा है पर उनसे बिल्कुल अलग। अरे ये क्या! ये तो रितिका तलवार को देखने के बाद रुद्र के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन कहती है, पर तभी उसकी आंखें हैरानी में खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इस समय रुद्र के गले में एक लॉकेट था जो सूरज की रोशनी की वजह से काफी तेजी से चमक रहा था। कुछ पलों तक उस लॉकेट को ध्यान से देखने के बाद रितिका अपने पास ही बैठे अग्रवाल नीलामी घर के पहले बुजुर्ग जो कि बुजुर्ग अकीरा थे उनसे धीमी आवाज में कहती है, बुजुर्ग अकीरा, आप जल्द से जल्द रुद्र राज के बारे में पता लगाए, मुझे रुद्र के बारे में हर जानकारी चाहिए। ऋतिक की बात सुनकर बुजुर्ग अकीरा हैरानी में उससे पूछते हैं, ऋतिका कर यह हुआ, तुम्हें रुद्र की जानकारी क्यों चाहिए है? आखिर उसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यह पहले कमजोर था अब ताकतवर हो गया है, मयंक राज का तीसरा बेटा है।
बुजुर्ग अकीरा की बात सुनकर रितिका उनको समझते हुए और रुद्र के गले की तरफ इशारा करते हुए कहती है। बुजुर्ग अकीरा, वह देखिए, रुद्र के गले में वह लॉकेट दिख रहा है, वह वही लॉकेट है जो मैंने उस रहस्यमय इंसान के गले में देखा था, और अब ये लॉकेट रुद्र के गले में है। हो ना हो रुद्र किसी तरह से उस रहस्यमय इंसान से जुड़ा हुआ है। आपको याद है, उस रहस्यमय इंसान ने राज फैमिली की जानकारी मांगी थी और साथ ही राज फैमिली के दुश्मन यानी कि अग्निदल को खत्म कर दिया था, और उसके बाद टाइगर ग्रुप को, जो राज फैमिली को टक्कर दे सकता था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 62, हमें रुद्र को बचाना चाहिए। ऋतिक की बात सुनकर और पिछली बातों को याद करके बुजुर्ग अकीरा को भी कुछ समझ आता है और वह ऋतिक की बात मानकर वहां से चले जाते हैं रुद्र की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और बुजुर्ग अकीरा के जाने के बाद ऋतिक रुद्र को और भी ध्यान से देखने लगती है और इस समय उसके मन में काफी कुछ चल रहा था, पर इन सभी बातों से अनजान रुद्र मैदान के बीच खड़ा था और उसके सामने खड़ा राकेश रुद्र की हरकत को देखकर गुस्से से दहाड़ता है। रुद्र राज, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है ना, मैं तुझे आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राकेश अपने शरीर से शक्तियों को तेज रफ्तार में बाहर निकलने लगता है। राकेश के पास बर्फ तत्व की शक्ति थी। बर्फ तत्व की शक्ति काफी ठंडी शक्ति होती है और ठोस उसका बचाव काफी मजबूत होता है और साथ ही उसके हमले भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। बर्फ तत्व की शक्ति जिसके पास होती है वह अपने सामने वाले से मुकाबला करते वक्त उसकी शक्तियों को धीमा कर सकता है, क्योंकि सामने वाले की शक्तियों को जमाने लगती है। पर बर्फ तत्व की शक्तियों की सबसे बड़ी कमजोरी अग्नि तत्व की शक्तियां होती है, और रुद्र के पास अग्नि तत्व की ही शक्तियां थी। राकेश अपनी तलवार में बर्फीली शक्तियां भरता है और तेज रफ्तार में रुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। बिना किसी तकनीक के वह अपनी तलवार से रुद्र के ऊपर वार कर देता है। राकेश के हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रुद्र भी अपनी तलवार को राकेश के हमले के सामने ले आता है। ये सब देखकर पूरे मैदान में सबको बस यही लगता है कि राकेश की तलवार रुद्र की तलवार को काटकर उसको बहुत ही छोटे उरी तरह से जख्मी कर देगी। इसलिए मैदान में मौजूद कई सारी लड़कियां अपनी आंखें बंद कर लेती है डर की वजह से। वहीं पर कई सारे लोग अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लेते हैं। सबके मन में बस यही था कि रुद्र बहुत जल्दी जख्मी हो जाएगा। ये सब देखकर सिमर अपनी टीचर माही से घबराते हुए कहती है, टीचर, हमें राकेश को रोकना होगा वरना रुद्र बहुत ही ज्यादा घायल हो जाएगा। हमें रुद्र को बचाना चाहिए, जल्द से जल्द हमें इस मुकाबले को रोकना होगा। सिमर को इतना परेशान देखकर माही शांत आवाज में उससे कहती है, सिमर, हम इस मुकाबले को नहीं रोक सकते हैं। जब तक मुकाबले में कोई नियम न तोड़े तब तक मुकाबले को रोका नहीं जा सकता, और फिलहाल राकेश कोई भी नियम नहीं तोड़ा है। ऐसे में हम ना ही राकेश को रोक सकते हैं और ना ही इस मुकाबले को। अब हम बस इस मुकाबले को देख सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि रुद्र सब कुछ संभाल ले या फिर ज्यादा घायल ना हो। इस मैदान में बैठी रितिका अग्रवाल भी अपने मन ही मन सोचती है, अगर रुद्र सच में उस रहस्यमय इंसान से किसी तरह से जुड़ा हुआ है तो रुद्र के पास कोई ना कोई खासियत जरूर होगी जिससे वह इस मुकाबले को जीत सके। मैदान में मौजूद सभी लोग इस समय तरह तरह की बातें कर रहे थे, चाहे वह क्लाउड एकेडमी से आए हुए टीचर्स हो या स्टूडेंट या फिर स्टोन सिटी के खास मेंबर्स और मुकाबला देखने आए लोग हो। सभी लोगों को रुद्र पर तरस आ रहा था। पर उस मैदान में बैठे कनिष्क के पास ही कोमल भी बैठी हुई थी, जो रुद्र की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसको पूरा यकीन था कि रुद्र आसानी से राकेश को हरा देगा। दूसरी तरफ उस मैदान के बड़े से गेट के पास इस समय मोहन खड़े हुए थे और वह रुद्र की तरफ ही देख रहे थे। रुद्र अगर इस मुकाबले को जीत जाएगा तो मुझे यकीन हो जाएगा कि टाइगर ग्रुप के साथ जो भी कुछ हुआ वह सब रुद्र ने किया था, पर अगर वह हार जाएगा तो वह खुद ही बुरी तरह घायल हो जाएगा। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे मुकाबले को रोकना चाहिए या फिर होने देना चाहिए। अगर मैं मुकाबले को रोकता हूं तो मुझे स्टोन सिटी के नियमों के अनुसार सजा दी जाएगी, पर मैं रुद्र को घायल भी तो नहीं होने दे सकता। और मेरे लिए ये जानना भी जरूरी है कि रुद्र ने टाइगर ग्रुप को खत्म किया है या नहीं। चलो मैं कुछ समय तक इंतजार करता हूं और देखता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना सोचकर मोहन उसी जगह पर खड़े रहकर रुद्र की तरफ ध्यान से देखते रहते हैं। दूसरी तरफ राकेश तेज रफ्तार में रुद्र की तरफ बढ़ता है और अपनी तलवार से रुद्र के ऊपर हमला कर देता है। सभी लोगों को लगता है कि रुद्र की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो जाएगी, पर इसके ठीक उल्टा राकेश की तलवार जब रुद्र की तलवार से टकराती है तब रुद्र की तलवार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता जैसा कि लोगों ने सोचा था। अब ऐसा कुछ नहीं होता और दोनों तलवारों के टकराने से लोहे से टकराने की आवाज उस मैदान में गूंज जाती है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और अपनी आंखें फाड़कर मैदान की तरफ ध्यान से देखने लगते
है, चाहे वह क्लाउड एकेडमी से आए हुए लोग हो या स्टोन सिटी के सबसे अमीर और ताकतवर लोग। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक आम तलवार आकाश लेवल की तलवार से टकराने पर भी अभी तक सही सलामत है, और सही सलामत ही नहीं बल्कि देखने से ऐसा लग रहा है कि वह आम सी तलवार आकाश लेवल की तलवार के बराबर ही लग रही है। रुद्र और राकेश के बीच इसी तरह से कुछ देर तक तलवारबाजी चलती रहती है और सभी लोग बड़े ध्यान से रुद्र की तलवार को देखते रहते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं, पर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह तलवार अभी तक मुकाबले में कैसे टिक पा रही है। पर क्लाउड एकेडमी से आए हुए कुछ टीचर्स इस बारे में समझ जाते हैं, जिनमें से एक माही भी थी। क्लाउड एकेडमी क्लाउड लैंड की सबसे बड़ी एकेडमी थी और उस एकेडमी के टीचर्स कोई मामूली टीचर्स नहीं थे। उनके पास कई सालों का अनुभव था, साथ ही वह सभी काफी काबिल थे, इसलिए उनकी नजरों से कोई भी बात ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती थी, इसलिए वह सब कुछ समझ जाते हैं। ये सब देखकर माही धीमी आवाज में खुद से कहती है, कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 63, क्या मुझे जहर दिया गया है? यकीन नहीं होता ये लड़का इतना काबिल है, पर फिर भी इसके लिए जीतना नामुमकिन है। माही के पास ही बैठी उसकी स्टूडेंट सिमरू सखी यह बात सुन लेती है और उससे सवाल करती है, टीचर ये सब कैसे हो रहा है? रुद्र की तलवार तो टूट जानी चाहिए थी ना, पर फिर भी उसकी तलवार अभी तक सही सलामत क्यों है? ये तो नामुमकिन है ना, पर फिर भी रुद्र ऐसा कैसे कर पा रहा है? सिमर की बात सुनकर माही उसको समझाते हुए उसको बताती है, रुद्र ने अपनी तलवार को अपनी शक्तियों से जकड़ा हुआ है। ऐसा सिर्फ ब्रह्मांड लेवल के योद्धा ही कर सकते हैं, पर अगर किसी के पास शुद्ध शक्तियां हो तो वह भी ऐसा कर सकता है। सिमर, तुमको तो पता है ना कि जिसकी शक्तियां जितनी ज्यादा शुद्ध होती है वह उतना ही ताकतवर भी होता है। भले ही रुद्र किसी ब्रह्मांड लेवल के योद्धा के बराबर ताकतवर नहीं हो है, पर वह अपनी शुद्ध शक्तियों की मदद से अपनी तलवार को जकड़े रहने में कामयाब रहा। पर ऐसा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि आखिर रुद्र है तो एक आकाश लेवल का योद्धा ही। ऐसे में जब रुद्र थक जाएगा या फिर उसके ऊपर ताकतवर हमला होगा तो उसकी तलवार के ऊपर मौजूद उसकी शक्तियां बिखर जाएंगी और वह तलवार टूट जाएगी। इतना कहकर माही खामोश हो जाती है और वह मुकाबले की तरफ देखने लगती है। सीमा भी माही की बात सुनकर काफी है आना थी और वह भी आगे और कोई सवाल नहीं करती है, पर वह दोनों यह नहीं जानती थी कि रुद्र शुद्ध शक्तियों के मामले में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। रुद्र अपने शुद्ध शक्तियों की मदद से आकाश लेवल पर होते हुए 4 या 5 छोटी तारों वाले आकाश लेवल के योद्धा से मुकाबला कर सकता था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। आकाश लेवल के हर सितारे में बहुत ही ज्यादा शक्तियां होती हैं, ऐसे में रुद्र का 5 सितारों से आगे के योद्धा से मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा कमाल का और खतरनाक था। इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। रुद्र और राकेश कुछ देर तक इसी तरह से एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं और अभी दोनों में से कोई भी अपनी तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, पर बार बार हमले नाकाम होने की वजह से राकेश इस समय काफी गुस्से में था और वह फैसला करता है कि अब वह अपनी सभी खास तकनीकों का इस्तेमाल करेगा। इतना सोचकर राकेश एक गहरी सांस लेता है और रुद्र से काफी दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है। रुद्र से दूरी बनाकर राकेश अपनी तलवार को आसमान की तरफ बिल्कुल सीधा ऊपर कर देता है। ऐसा करते ही राकेश की तलवार सफेद रंग की रोशनी से चमकने लगती है और राकेश के आसपास सफेद रंग का बड़ी ही शक्तियां भी दिखने लगती हैं। ऐसा होते ही मैदान में सभी लोगों को हल्की हल्की ठंडक महसूस होने लगती है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जब राकेश मैदान में मौजूद सभी लोगों को हैरान देखता है तो उसके चेहरे पर एक कम मुस्कुराहट आ जाती है और वह इस मुस्कुराहट के साथ अपनी तलवार से रुद्र की तरफ इशारा कर देता है। ऐसा कहते हैं राकेश की तलवार से सफेद रंग की एक तेज रोशनी निकलने लगती है जो जाकर सीधा रुद्र से टकराती है। ये रोशनी देखने में बिल्कुल लेजर की तरह लग रही थी। उस रोशनी को तेज रफ्तार में अपनी तरफ आता हुआ देखकर रुद्र भी अपनी तलवार को घुमाता है और तेजी से चिल्लाता है, तत्वों की तलवार। इतना कहते ही रुद्र की तलवार लाल रंग की रोशनी से चमकने लगती है। उसके बाद रुद्र अपनी तलवार से रोशनी की तरफ इशारा करता है, जिससे रुद्र की तलवार से हजारों आग से बनी हुई तलवारें एक लाइन में निकलती हैं, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे आग का बड़ी ही एक लकीर बन गई हो। उसके बाद वह सभी आग से बनी हुई तलवारें जाकर उस सफेद रंग की रोशनी से टकराती हैं। मैदान में मौजूद सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी तलवारें जब उस सफेद रंग की रोशनी से टकराए तो एक जद धमाका होगा, पर उन सबकी उम्मीदों से ठीक उल्टा। जब वह सभी तलवारें उस रोशनी से टकराई थी तब कोई भी आवाज नहीं हुई थी, बस धीरे धीरे वह तलवारें और रोशनी कम होती गई और एक दूसरे को खत्म करती गई। यह सब देखकर राकेश अपनी तलवार से रुद्र की तरफ इशारा करता है और किसी खास तकनीक की मदद से अपनी तलवार में काफी सारी शक्तियां भर के उसे रुद्र की तरह भेज देता है। वह तलवार बहुत ही तेज रफ्तार में रुद्र की तरफ बढ़ रही थी और
पलक झपकते ही रुद्र के बेहद करीब पहुंच गई थी। यह सब देखकर रुद्र जल्दी से एक बार फिर से अपनी तत्वों की तलवार तकनीक का इस्तेमाल करता है। तत्वों की तलवार तकनीक एक ऐसी तलवार तकनीक थी जिसकी शक्तियां तत्वों से आती थी। इस बार रुद्र ने जब इस तकनीक का इस्तेमाल किया था तो उसकी तलवार से कई सारी भूरे और काले रंग की तलवारें निकलती हैं जो रुद्र के सामने इकट्ठी होकर एक दीवार का रूप ले लेती हैं। वैसे तो तत्वों की तलवार तकनीक हमला करने की तकनीक है, ना कि बचाव करने की, पर फिर भी उस तकनीक को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये सब उस तकनीक को इस्तेमाल करने वाले के ऊपर था। यह तो बहुत ही ताकतवर तकनीक है। इस तकनीक से तो किसी आशा लेवल के 2 या 3 सितारों वाले योद्धा को भी हराया जा सकता है। तत्वों की तलवार तकनीक हमला करने की तकनीक है, ना कि बचाव की। इस वजह से वह इस हमले के सामने टिक नहीं पाएगी। पर कोई बात नहीं, ये हमला कितना भी ताकतवर हो पर फिर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना सोचकर रुद्र उस हमले के लिए तैयार हो जाता है। राकेश की तलवार जब तेज रफ्तार में आकर रुद्र की तत्वों की तलवार से बनी हुई दीवार से टकराती है तो एक बहुत ही तेज धमाका होता है और उस धमाके से निकली हुई शक्तियों की वजह से धूल उड़ने लगती है। वह शक्तियां जो उस धमाके से निकली थी वह रुद्र तक नहीं पहुंची थी, पर फिर भी इस समय रुद्र के चेहरे पर घबराहट मौजूद थी और तुरंत ही उसके मुंह से खून निकल आता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर वह दर्द से धीमी आवाज में खुद से कहता है, क्या मुझे जहर दिया गया है? इतना कहकर रुद्र अपने सीने पर हाथ रख लेता है। फिर से उसके से खून निकलने लगता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 64 रुद्र को क्या हुआ? धमाके से निकली हुई शक्तियों अभी रुद्र तक नहीं पहुंची थी, पर फिर भी इस समय रुद्र के चेहरे पर घबराहट मौजूद थी और तुरंत ही उसके मुंह से खून निकल आता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर वह दर्द से धीमी आवाज में खुद से कहता है, क्या मुझे जहर दिया गया है? इतना कहकर रुद्र अपने सीने पर हाथ रख लेता है। ऐसा करते ही रुद्र के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसके गले में मौजूद लॉकेट जो उसे आचार्य ने दिया था, उस लॉकेट में से हल्की हल्की शक्तियां निकल रही थी और उस लॉकेट पर दरारें पड़ती जा रही थी। रुद्र उस लॉकेट को अपने हाथों से पढ़कर देखता है। धीरे धीरे उस लॉकेट में दरारें पड़ती जा रही थी और उन दरारों के साथ साथ रुद्र के सीने में दर्द भी हो रहा था और दर्द के साथ साथ उसके मुंह से खून भी निकलता जा रहा था। मैदान में मौजूद किसी को ये सब दिख नहीं रहा था क्योंकि इस समय मैदान में मौजूद शक्तियों की वजह से धूल ही धूल उड़ रही थी। काफी देर तक रुद्र उस दर्द को सहन करता रहता है, पर आखिरकार वह दर्द से बेहोश हो जाता है और उसी जगह पर गिर जाता है। रुद्र के बेहोश होते ही उसके हाथ में जो तलवार थी जिसे रुद्र अपनी शक्तियों से जकड़े हुए था, उसके ऊपर से रुद्र की शक्तियां भी खत्म हो जाती हैं और शक्तियों के खत्म होते ही वह तलवार टुकड़ों में टूट जाती है। तलवार के टूटते ही तत्व शक्ति तकनीक से बनी हुई दीवार जो रुद्र के सामने खड़ी थी वह भी शक्ति यो में बदलकर गायब हो जाती है। उस दीवार के गायब होते ही राकेश का किया हुआ हमला भी खत्म हो जाता है और मैदान में खामोशी छा जाती है। मैदान में मौजूद शक्तियां और उसके साथ मौजूद धूल धीरे धीरे थम जाती है और वहां पर बैठे हुए सभी लोग जब मैदान को देखते हैं तब वह सभी हैरान रह जाते हैं और पूरे मैदान में खामोशी छा जाती है क्योंकि मुकाबले का मैदान जिस पर रुद्र और राकेश मुकाबला कर रहे थे वह अब कहीं से भी देखने में मैदान तो नहीं लग रहा था क्योंकि उस पूरे के पूरे मैदान में गहरे गड्ढे और दरारें पड़ी हुई थी। मैदान का इतना बुरा हाल देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग जो मुकाबला देखने आए थे वह हैरान रह जाते हैं और पूरे मैदान में खामोशी छा जाती है। तभी उन लोगों को किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है और सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। वहां पर राकेश अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वह बहुत ही बुरी तरह हाफ रहा था और बीच बीच में खांस भी रहा था। उसकी हालत बहुत ही बुरी लग रही थी। राकेश ने जो तकनीक इस्तेमाल की थी उसने राकेश की शक्तियां लगभग खत्म ही कर दी थी। इस वजह से वह इतना थक गया था, लोगों की नजर भी राकेश पर ही थी। तभी मैदान में किसी की आवाज आती है, रुद्र को क्या हुआ? क्या राकेश के एक ही हमले से रुद्र की ऐसी हालत हो गई? इस आवाज को सुनते ही मैदान में मौजूद सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहां पर रुद्र खड़ा हुआ था। जब सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो वहां पर रुद्र जमीन पर गिरा हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। देखने में उसके कपड़े बिल्कुल ही साफ लग रहे थे, जैसे उसने कोई मुकाबला किया ही ना हो, पर फिर भी वह बहुत ही जख्मी लग रहा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और साथ ही उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। ये सब देखकर मैदान में सभी लोगों की नजर एक बार फिर से राकेश की तरफ जाती है और इस बार सब लोग राकेश का बड़ी हैरानी से देख रहे थे। सब लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे राकेश ने बस एक ही हमले में रुद्र की ऐसी हालत कर दी। इस समय मैदान की और वहां पर मौजूद दोनों योद्धाओं की हालत देखकर मुकाबला देखने आए सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, मैं तो पहले ही जानता था रुद्र ने राकेश का मजाक बनाया है, इसलिए राकेश उसको नहीं छोड़ेगा। तब दूसरा कहता है, मैंने भी कहा था रुद्र पूरे मैदान में इतने सारे लोगों के साथ
मने राकेश की बेइज्जती कर रहा है, इसलिए इस मुकाबले में राकेश रुद्र की बहुत ही बुरी हालत करेगा। और अभी तो मैदान का हाल देखने से ही पता चल रहा है कि राकेश ने रुद्र की कितनी बुरी हालत कर दी। उन दोनों की बात सुनकर फिर कोई तीसरा कहता है, भले ही रुद्र मुकाबले में इतना जख्मी हो गया हो और अभी उसकी हालत बहुत ही बुरी हो, पर फिर भी एक बार राकेश की तरफ देखो, उसकी हालत भी कोई ठीक नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया है, वह अभी घुटनों पर है, उसकी शक्तियां लगभग खत्म हो गई हैं। इतना ताकतवर हमला करने की वजह से राकेश की ऐसी हालत हुई है, तब जाकर राकेश रुद्र की ऐसी हालत कर पाया है। इसका मतलब राकेश के लिए भी रुद्र को हराना आसान नहीं था। भले ही रुद्र इस मुकाबले को हार गया हो, पर फिर भी उसने राकेश को घुटनों पर ला दिया। पूरे मैदान में इसी तरह की बातें चल रही थी, पर सभी लोग हैरान थे, इन सब से अलग जो लोग रुद्र को पसंद करते थे फिर उसके साथ उनकी जान पहचान थी। उन लोगों को रुद्र की हालत देखकर बुरा लग रहा। मैदान में मौजूद सिमर जो अपनी टीचर माही के साथ मुकाबला देख रही थी, रुद्र की ऐसी हालत देखकर उसको काफी दुख होता है और उसके हाथों की मुट्ठियां काश जाती है। सिमर के हाथों को देखकर माही धीमी आवाज में उससे कहती है, चिंता मत करो सिमर, रुद्र अभी हारा नहीं है, क्योंकि उसकी ऐसी हालत मुकाबले की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे कोई और ही वजह है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 65। रुद्र पहुंच अनजान जगह पर। अपनी टीचर माही की बात सुनकर सिमर हैरान रह जाती है और वह अपनी टीचर माही की तरफ देखकर उनसे पूछती है, अगर मुकाबले से रुद्र की ऐसी हालत नहीं हुई है टीचर, तो फिर रुद्र का ऐसा हाल कैसे हो गया। सिमर की बात सुनकर माही मैदान की तरफ देखकर उससे कहती है, एक बार आरा ध्यान से देखो, पूरे मैदान में गहरी दरारें और गड्ढे मौजूद हैं, पर जहां पर रुद्र ने शक्तियों से दीवार बनाई थी उसकी दूसरी तरफ मैदान बिल्कुल सही सलामत है। और रुद्र को ध्यान से देखो, भले ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, पर उसके कपड़े बिल्कुल सही सलामत है, जैसे उसने अभी कोई मुकाबला किया ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ राकेश की हालत बहुत ही बुरी हो गई है और उसके कपड़े भी कई जगह से फट गए हैं। ये सब देखकर मैं बता सकती हूँ कि धमाके से निकली हुई शक्तियां रुद्र तक पहुंच ही नहीं पाई थी। माही की बात सुनकर सीमा मैदान की तरफ देखती है और हैरान रह जाती है। उसके बाद वह इसी हैरानी में अपनी टीचर से पूछती है, आपने सही कहा टीचर, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि रुद्र की ऐसी हालत कैसी हो गई। अगर इस मुकाबले की वजह से रुद्र को जख्म नहीं आए हैं, फिर रुद्र इतना जख्मी कैसे हो गया। सिमर अभी अपनी टीचर से सवाल कर ही रही थी, तभी उसे कुछ समझ आता है और वह समझ आते ही सीमा हैरान रह जाती है और उसी हैरानी में वह अपनी टीचर से कहती है, अच्छा, इसका मतलब रुद्र पर किसी ताकतवर योद्धा ने छिपकर हमला किया है या फिर उसे जहर दिया गया है। टीचर, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यह तो चीटिंग हुई ना, यह इस कंपटीशन के नियमों के खिलाफ है। ऐसे में तो हम बीच में जा सकते हैं। सिमर की बात सुनकर माही धीमी आवाज में उसको समझते हुए कहती है, हाँ, हम किसी के साथ गलत नहीं होने दे सकते, इसलिए हम कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे, पर अभी नहीं। पहले देखते हैं कि स्टोन सिटी की खास मेंबर्स जो अभी यहाँ पर ही है और मुकाबला देख रहे हैं, वह क्या करते हैं। मैंने कनिष्क के बारे में सुना है कि वह कभी गलत का साथ नहीं देते, तो अब देखते हैं कि वह आगे क्या कहेंगे। इतना कहकर माही शांत हो जाती है और मैदान की तरफ देखती रहती है। दूसरी तरफ कनिष्क और उनके साथ बैठे हुए स्टोन सिटी के खास मेंबर्स सभी को ये बात समझ आ गई थी, और साथ ही मैदान में बैठे हुए ताकतवर लोगों को भी कि रुद्र की ऐसी हालत मुकाबले से नहीं हुई है। जाओ, जाकर रुद्र की जांच करो कि उसे कोई जहर दिया गया है या नहीं। कनिष्क अपने साथ बैठे हुए स्टोन सिटी के खास मेंबर्स में से एक से कहते हैं। बदले में वह मेंबर कनिष्क से सवाल करता है, बुजुर्ग कनिष्क, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने रुद्र पर छुपकर हमला किया हो, इस वजह से रुद्र की ऐसी हालत हुई हो, क्योंकि स्टोन सिटी के लीडर और फिलहाल ईस्ट एरिया के लीडर मयंक राज के बेटे को कौन जगह देने की कोशिश कर सकता है। जब कनिष्क के कानों में यह बात पड़ती है तो वह गुस्से से उस मेंबर को देखते हैं और कहते हैं, तुम बेवकूफ हो क्या, तुम इतना समझ नहीं आया। अगर कोई छिपकर हमला करता तो आसपास की कुदरत शक्तियों में कुछ तो हलचल होती, पर हमें कोई हलचल महसूस नहीं हुई है। ऐसा तो कोई अमांड लेवल का योद्धा भी नहीं कर सकता। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई आकाशगंगा लेवल का योद्धा रुद्र पर हमला करने के लिए आएगा। अब जाओ, जाकर रुद्र की जांच करो। कनिष्क की डांट को सुनकर और उनके चेहरे पर गुस्से को देखकर वह खास मेंबर जल्दी से उठ के रुद्र की तरफ जाने लगता है, और इन सभी से अलग रुद्र के बेहोश होते ही वह अपने आप को किसी ऐसी जगह पर पाता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। चारों तरफ सिर्फ और अब घना अंधेरा। रुद्र को आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। कुछ देर तक वह हवा में उड़ाता रहता है, फिर वह अचानक से नीचे गिरने लगता है। उसको समझ तो नहीं आया था
कि वह कितनी ऊंचाई पर है या फिर कहां पर है, क्योंकि उसको सिर्फ काला रंग दिख रहा था। अपने चारों तरफ उसे महसूस होता है कि उसकी गिरने की रास्ता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अरे नहीं, कोई बचाव! आचार्य रुद्र के गिरने की रफ्तार वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी और अब उसको अपने आसपास कुछ तारे भी दिख रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतरिक्ष में हो, जहां पर चारों तरफ अंधेरा, बस बीच बीच में चमकते तारे। काफी देर तक रुद्र इसी तरह से तेज रफ्तार में गिरता ही रहता है, फिर वह अचानक से किसी पर्वत पर पहुंच जाता है। अब रुद्र को अपने आसपास सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। क्या यह मेरा वहम है? आखिर में इतनी ऊंचाई से गिर रहा था और अब यहां पर पहुंच गया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो स्टोन सिटी की नई पीढ़ी के योद्धाओं के कंपटीशन में मुकाबला कर रहा था, फिर आखिर मैं यहां पर कैसे पहुंचा? इतना कहकर रुद्र अपने आप को चिकोटी काटता है, जिसके दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है, फिर मैं आखिर हूं कहां पर? रुद्र इसके बाद अपने आसपास देखने लगता है, तब उसे वहां पर कुछ अजीब महसूस होता है। उसके आसपास की जगह पर कुदरती शक्तियों में काफी हलचल होने लगी है। साथ ही देखते आसमान का रंग बदलने लगता है। आसमान में काले रंग की गहरी दरारें पड़ने लगती है। उसके बाद रुद्र को दिखता है कि आसमान में दो लोग मौजूद हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 66, दिव्य ड्रैगन का वंशज। रुद्र को कुछ अजीब महसूस होता है। उसके आसपास की जगह पर कुदरती शक्तियों में काफी हलचल होने लगती है। साथ ही देखते आसमान का रंग बदलने लगता है। आसमान में काले रंग की गहरी दरारें पड़ने लगती है। उसके बाद रुद्र को दिखता है कि आसमान में दो लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, जिनकी शक्तियों से आसमान का रंग बदलता जा रहा है। आसमान में काले रंग की दरारें पड़ती जा रही थी। यह सब देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। उन दोनों के मुकाबले से काफी ताकतवर शक्तियां निकल रही थी, सी शक्तियां जो पूरी दुनिया को खत्म कर दे, पर वह शक्तियां रुद्र तक नहीं पहुंच पा रही थी। पर रुद्र महसूस कर सकता था कि वह कितनी ताकतवर शक्तियां हैं, फिर भी वह अभी तक सही सलामत और जिंदा खड़ा था। रुद्र अभी सब बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। रुद्र, इतने समय बाद तुमसे मिलकर बेहद ही खुशी हुई। तुम तो अब आकाश लेवल के योद्धा बन चुके हो। ये सब देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। इस आवाज का ओ सुनकर रुद्र जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह कुछ पलों के लिए बर्फ सा जम जाता है। उसकी आंखें हल्की नम हो जाती हैं और उसके चेहरे पर खुशी दिखने लगती है। वह धीमी आवाज में अपने सामने खड़े एक बुजुर्ग को देखकर उनसे कहता है, आचार्य। रुद्र अपने आचार्य से मिलकर बहुत ही खुश था। वह अपने आचार्य से बहुत कुछ कहना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, इसलिए बस वह इतना ही कह पाया। पर आचार्य रुद्र की बात सुन कर हल्का सा मुस्कुराते हैं। उसके बाद अपनी बातों को आगे बढ़ते हैं। रुद्र, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं जो कहूं उसको ध्यान से सुनना। दैत्यनाग कबीला जो 17 सालों से ड्रैगन वंश की तलाश कर रहा है, जी सके अंदर दिव्या ड्रैगन का खून हो, उनको अब तुम्हारा पता चल गया है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। वह कभी भी तुम पर हमला कर सकते हैं। मैं अभी तक उनको रोकने की काफी कोशिश की, पर आखिर में कोई इंसान नहीं हुआ, रना ही कोई आत्मा जो उनको ज्यादा वक्त तक रोक सकूं, इसलिए मेरा वक्त पूरा हो गया है। आचार्य की बात सुनकर रुद्र को कुछ भी खास समझ नहीं आया था, इसलिए वह उसी हैरानी में आचार्य से पूछता है, आचार्य मुझे समझ नहीं आ आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप कोई इंसान या आत्मा नहीं है, फिर आप हैं क्या? और ये दिव्या ड्रैगन का वंश या दिव्या ड्रैगन का खून, ये क्या चीज है? ड्रैगन के नाम पर तो मैं बस दिव्या ड्रैगन की तलवार को जानता हूं जो मेरे पास मौजूद है। क्या ये सब उससे जुड़ा हुआ है? रुद्र की बात सुनकर आचार्य मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहते हैं, मैं जानता था कि तुम अभी यह सब नहीं समझोगे, पर कर भी कह सकते हैं, हमारे पास वक्त का बड़ी ही कमी है। इतना कहकर आचार्य एक गहरी सांस लेते हैं। उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, मैं ना ही कोई इंसान हूं और ना ही कोई आत्मा, क्योंकि मुझे बनाया गया है शक्तियों की मदद से तुम्हारी रक्षा करने के लिए। पर अब मेरी शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो गई है। रही बात दिव्या ड्रैगन की वंश और उसके खून की, तो वह तुम हो रुद्र। तुम हो दिव्या ड्रैगन के वंशज और तुम्हारे अंदर ही है दिव्या ड्रैगन का सबसे शुद्ध खून। उनको तुम आरी तलाश है। तुम्हें जल्द से जल्द ताकतवर होना होगा, जितना हो सके उतना जल्द। इतना कहकर आचार्य कुछ पलों के लिए खामोश हो जाते हैं। उसके बाद वह रुद्र के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसको आगे कहते हैं, और भी कई सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पर तुम अभी उन बातों को समझने के काबिल नहीं हो। तुम अभी बहुत कमजोर हो रुद्र, इसलिए तुम्हें उन बातों का खुद ही पता लगाना होगा। पर याद रहे, तुम दिव्य ड्रैगन के वंशज हो, ये बात कभी भी किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद आचार्य ऊपर उन दोनों योद्धाओं को मुकाबला करते हुए देखकर रुद्र से कहते हैं, प्राचीन ड्रैगन कबीले का लीडर ज्यादा वक्त तक दैत्यनाग कबीले के
बड़ी डर को नहीं रोक पाएगा रुद्र कभी भी। अगर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत पड़े तो तुम प्राचीन ड्रैगन कबीले में जा सकते हो, वह तुम्हारी हमेशा ही मदद करेंगे। आखिरी सांस तक इतना कहकर आचार्य रुद्र की तरफ देखते हैं। तो रुद्र को रोता हुआ देखकर उनको हंसी आ जाती है और वह हंसते हुए रुद्र को समझते हैं। रुद्र, तुम रो क्यों रहे हो? मैं कोई इंसान या आत्मा नहीं हूं जो मर जाऊं, इसलिए तुम्हें मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है। मैं शक्तियों से बनाई गई सिर्फ एक परछाई हूं जिसे दोबारा भी बनाया जा सकता है, इसलिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, जब तक तुम बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाओ तब तक फिर तुम मुझसे मिल नहीं पाओगे। इतना कहते ही आचार्य का शरीर धुंधला पड़ने लगता है और वह समझ जाते हैं कि उनका वक्त आ गया। ये समझ आते ही वह अपने पास से एक सुनहरे रंग की एक चाबी निकलते हैं और उसे रुद्र को पकड़ते हुए कहते हैं, ये भविष्य में तुम्हारे काम आएगी। साथ ही मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें भी छोटी है जो तुम्हारे रास्ते को और भी आसान करेगी। तुम्हें याद है जंगल की वह जगह जहां पर तुम ट्रेनिंग किया करते थे? वहां पर एक तालाब मौजूद था। उस तालाब का एक गहराई में वह सभी चीजें मौजूद है जो मैंने तुम्हारे छोड़ी है। एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, इसलिए किसी आम इंसान की ध्यान तकनीक तुम्हारा लेवल बढ़ाने में मदद नहीं कर सकती। मेरे पास ज्यादा तो वक्त नहीं था, पर फिर भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ ध्यान तकनीक बनाई है जो तुम्हें वहां पर मिल जाएगी। उसके बाद आगे लेवल बढ़ाने के लिए तुम्हें खुद ही अपनी ध्यान तकनीक बनानी होगी। जाते हुए मैं तुमसे एक बार फिर से कहूंगा, किसी को मत बताना कि तुम दिव्य ड्रैगन के वंशज हो। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 67, अलविदा आचार्य। आचार्य की परछाई को धीरे धीरे गायब होता हुआ देखकर रुद्र की आंखें भीग जाती हैं। रुद्र के लिए आचार्य उसके पिता जैसे थे। भले ही आचार्य कभी दिखाते ना हो, पर हमेशा ही उन्होंने रुद्र का साथ दिया था और उसकी रक्षा की थी। साथ ही उसे काफी सारा ज्ञान दिया और काफी कुछ सिखाया, गोलियां बनाना, हथियार बनाना, फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना और भी न जाने क्या क्या। साथ ही उन्होंने रुद्र को इस काबिल बनाया कि वह अपनी शक्तियां बढ़ा सके और लेवल पार कर सके। आचार्य से मिलने से पहले रुद्र एक ऐसा इंसान था जिसकी शक्तियां नहीं बढ़ती थी, जिससे इस शहर में सब लोग उसे नकारा और निकम्मा कहते थे। पर जब से रुद्र आचार्य से मिला था तब से वह अब आकाश लेवल पर पहुंच गया है। ये सब आचार्य की वजह से। रुद्र वक्त न होने की वजह से आचार्य से बात भी नहीं कर पाया और वह गायब हो गए। इन सब के बाद रुद्र कुछ पलों तक गहरी सांसें लेता है, फिर अपनी आंखें बंद करके अपने आप से कहता है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आचार्य, एक दिन में बहुत ताकतवर बनकर दैत्यनाग काबिले को खत्म कर दूंगा और जब तक मैं बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाता और आपसे नहीं मिलता तब तक के लिए अलविदा आचार्य। इतना कहकर रुद्र अपनी आंखें खोलता है जो इस समय तक खून सी लाल हो गई थी और अपनी लाख आंखों से वह आसमान में उन दोनों लोगों को लड़ते हुए देखने लगता है। रुद्र को याद था कि आचार्य ने उन दोनों को दैत्यनाग कबीले और प्राचीन ड्रैगन कबीले का लीडर कहकर बुलाया था। इसका मतलब एक दिन उन दोनों में से किसी एक के साथ रुद्र का बहुत ही खतरनाक मुकाबला होगा, इसलिए रुद्र उन दोनों की लड़ाई को बेहद ही ध्यान से देखने लगता है। वह दोनों इतनी ऊंचाई पर थे कि रुद्र को वह साफ साफ दिख भी नहीं रहे थे, पर फिर भी रुद्र उनसे अपनी नजर नहीं हटता। रुद्र देखता है कि उनमें से एक अपने सामने वाले पर जोरदार हमला करता है, जिससे उसके सामने वाला एक जोर के धमाके के साथ वहां से काफी दूरी पर पहुंच जाता है और एक छोटे पहाड़ से टकरा जाता है। उसके टकराते ही वह पहाड़ भी चूर चूर हो जाता है। इसके बाद वह जिसने ये खतरनाक हमला किया था तेज रफ्तार से रुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर रुद्र पीछे नहीं हटा और अपने दोनों हाथों में शक्तियां भरकर उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। रुद्र तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, शेर का पंजा, शेर का पंच तकनीक। इतना कहते ही रुद्र के हाथों में हरे रंग की शक्तियां इकट्ठी होने लगती है जो काफी तेजी से चमक रही थी। इसके बाद रुद्र उस इंसान की तरफ अपने पंच से हमला कर देता है। छोटे रुद्र के ऐसा करते ही उसके आसपास की जगह पर अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसका शरीर उस जगह से गायब हो जाता है। उसके हाथ में मौजूद शेर का पंच तकनीक की शक्तियां अभी भी उसके हाथ में ही मौजूद थी। दूसरी तरफ स्टोन सिटी के मैदान के बीचों बीच जहां पर रुद्र का मुकाबला चल रहा था, रुद्र अभी भी उसी जगह पर पड़ा हुआ था। तभी उसके पास स्टोन सिटी का एक खास मेंबर आता है रुद्र की जांच करने के लिए, जिसे कनिष्क ने रुद्र की जांच करने के लिए भेजा था। वह रुद्र के पास पहुंचता है और दूसरी तरफ से मुकाबला देख रहा मोहन भी भागकर रुद्र के पास आ जाता है। वह दोनों झुककर रुद्र को उठाने वाले ही थे, तभी उन दोनों के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती है और वह अपनी पूरी रफ्तार से रुद्र से दूर जाने लगते हैं। ये देखते ही मैदान में सभी लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं, पर वह कुछ समझते उससे पहले ही एक बहुत ही ताकतवर हरे रंग की शक्ति रुद्र के शरीर से छोटी निकलती है और पूरे मैदान में फैल जाती है। वह शक्ति इतनी ताकतवर थी कि मोहन और स्टोन सिटी का वह खास मेंबर जो रुद्र की जांच करने के लिए आया था, उस शक्ति की चपेट में आते ही उड़ाते हुए मैदान की दीवारों से जाकर
टकरा जाते हैं और उनके मुंह से खून निकल आता है। वह मैदान लगभग 200 मीटर लंबा और चौड़ा था, पर फिर भी मोहन और वह मेंबर दोनों ही मैदान की दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। रही बात राकेश की, जिसने रुद्र से मुकाबला किया था और वह उससे कुछ दूरी पर ही खड़ा था, वह सही समय पर वहां से भाग नहीं पाया और शक्तियों की चपेट में आकर उसी जगह पर जमीन में धंस गया। उसके मुंह से खून निकल आया और वह बेहोश हो गया। इतनी तबाही मचान एक के बाद रुद्र धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वह एक बार फिर से अपने आप को स्टोन सिटी के मैदान के बिल्कुल बीचों बीच पाता है। इसके बाद वह अपना हाथ बढ़ाकर अपने गले में लॉकेट को देखता है, जिस पर अभी भी दरारें मौजूद थी। यह सब देखकर वह एक गहरी सांस लेता है और अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वह अपने आसपास देखता है और वहां का नजारा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। मैदान की ऐसी हालत किसने की? राकेश का। हाँ है, और आप दोनों मैदान में क्या कर रहे हैं? आपकी ऐसी हालत किसने की? रुद्र अपनी जगह से उठकर अपने आसपास के मैदान को देखता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। फिर वह अपने आसपास ध्यान से देखता है, पर उसे राकेश कहीं पर भी नहीं दिखता। तभी उसकी नज़र मैदान के किनारे पर जाती है, जहां पर उसे दो लोग मुंह से खून निकलते हुए मैदान के किनारे पड़े दिखते हैं। पहले तो रुद्र उनको नहीं पहचान पाया था, पर जब उसने उन दोनों को पहचाना तो वह हैरान रह जाता है और उसी हैरानी में वह उन दोनों से बार बार सवाल करने लगता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 68 सुनहरा डिब्बा। उन दोनों को पहचानते ही रुद्र हैरान रह जाता है और उसी हैरानी में वह उन दोनों से सवाल करता है। रही बात उन दोनों की, जो और कोई नहीं बल्कि खास मेंबर और मोहन थे, जो रुद्र के अलग अलग सवाल सुन कर कहीं पर अपना मुंह छुपा लेना चाहते थे, क्योंकि उन दोनों की इतनी बुरी हालत रुद्र ने अनजाने में कर दी, जिसके बारे में रुद्र को पता भी नहीं। रुद्र के बार बार आते अजीबोगरीब सवालों को सुनकर वह दोनों अपने मन ही मन सोचते हैं, हमारी ऐसी हालत तुमने की है, हम तो बस ये देखने आए थे कि तुम ठीक हो या नहीं, फिर भी तुमने हमारी ऐसी हालत कर दी। और बार बार राकेश क्या चिल्ला रहे हो? जरा अपने पीछे देखो, कुछ दूरी पर बेचारा राकेश जमीन में गड़ा हुआ है। पर भले ही वह अपने मन में कुछ भी कह रहे हो, पर रुद्र को इस बारे में वह कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। इसलिए मोहन अपनी जगह से उठकर हंसते हुए रुद्र से कहता है, रुद्र तुम हमारी चिंता मत करो, हम ठीक हैं। वैसे ये बताओ कि अभी तुम्हें क्या हो गया था? तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गए थे? मोहन का सवाल सुनकर रुद्र आसपास से ध्यान हटाकर सोच में पड़ जाता है कि वह मोहन को क्या जवाब दे। क्या ओह कि वह ये तो नहीं बता सकता था कि भले ही उसका शरीर यहाँ पर हो, पर वह कहीं और ही पहुंच गया था। कुछ देर तक सोचने के बाद रुद्र मोहन को जवाब देता है, दरअसल मोहन अंकल, मैं अभी तक 9 सितारों वाला पृथ्वी लेवल का योद्धा था और अभी तक मैं आकाश लेवल पर नहीं पहुंचा था। भले ही मेरे पास काफी सारी शक्तियां इकट्ठी हो गई थी, पर फिर भी मैं सही मौके के लिए अपनी शक्तियों को रोक कर रखा था कि मेरा लेवल पार ना हो जाए, क्योंकि लेवल पार करने के लिए लोगों को शांत जगह की जरूरत होती है, ताकि वह शांति से बिना किसी परेशानी के अपना लेवल पार कर सके। पर नई पीढ़ी के योद्धाओं के मुकाबले की वजह से मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपना लेवल पार कर सकूं, इसलिए मैं सही मौके की तलाश में था। पर अभी मुकाबले के बीच में शक्तियों के इस्तेमाल करने की वजह से मेरे शरीर में मौजूद शक्तियों में हलचल शुरू हो गई और वह हलचल इतनी तेज थी कि मैं उससे काबू नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। इतना कहकर रुद्र अपने मुंह के कोने से खून को साफ करता है और फिर कहता है, भले ही मुझे थोड़ा नुकसान हुआ हो, पर मेरा लेवल पार हो गया। रुद्र की बात सुनकर काफी सारे लोगों को समझ आ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, पर फिर भी वह लोग यह नहीं समझ पाए कि रुद्र ने अभी उन सब से झूठ बोला था। रुद्र ने इस तरह की बात इसलिए बोली थी क्योंकि उसकी शुद्ध शक्तियों की वजह से कोई भी उसका लेवल नहीं देख सकता था। पर अगर किसी खास चीज की मदद से रुद्र का लेवल देखा जाए तो उसमें रुद्र का लेवल आकाश लेवल ही बताया जाएगा। और जब रुद्र इस कंपटीशन में शामिल हुआ था, तब उसकी शक्तियों का पता लगाया गया था, ना कि उसका लेवल। इसलिए कोई भी नहीं बता सकता था कि रुद्र ने सच बोला है या फिर झूठ। सब लोगों को रुद्र की बात में पॉइंट मिलता है, इसलिए सब उसकी बात मान लेते हैं। पर मुकाबले के नियमों की वजह से उसका लेवल जांचना जरूरी था, इसलिए वहां पर एक सुनहरे रंग का डब्बा लाया जाता है। जब रुद्र उसे डिब्बे पर अपना हाथ रखकर उसमें अपनी शक्तियां बढ़ता है, तब उस डिब्बे में 2 लकीरें दिखने लगती हैं। उन लकीरों को देखकर कनिष्क तेजाब आज हमें पूरे मैदान में बैठे सभी लोगों से कहते हैं, ये सुनहरा डिब्बा रैंक 3 के लोहार ने बनाया था। इस डिब्बे पर हाथ रखते ही किसी का भी लेवल सामने आ सकता है। लकीरें लेवल बताती है और लकीरों के ऊपर मौजूद सितारे ये दिखाते हैं कि इंसान उसे लेवल पर कितने सितारे पा चुका है। इस डब्बे में साफ साफ दिख रहा है कि रुद्र आकाश लेवल पर पहुंच गया है। पहली लकीर जिसके ऊपर 9 सितारे चमक रहे हैं और दूसरी लकीर जिस पर अभी एक भी सितारा नहीं है, इसका मतलब रुद्र अभी आकाश लेवल का योद्धा है। कनिष्क के मुंह से ये सब सुनने के बाद रुद्र बिना देरी किए कनिष्क से सवाल करता है, बुजुर्ग कनिष्क, अब तो ये बात सामने आ गई कि मैं अभी आकाश लेवल
का ही योद्धा हूं, तो क्या अब मैं मुकाबले को आगे बढ़ा सकता हूं? रुद्र की बात सुनकर सबको याद आता है कि राकेश अभी भी मैदान के एक गड्ढे में आधा गड़ा हुआ है। ये समझ आते ही कनिष्क जल्दी से कुछ सैनिकों को इशारे कहते हैं। इसके बाद वह सैनिक जाकर राकेश को गड्ढे से निकलते हैं। राकेश को अभी तक होश आ गया था और वह इस समय रुद्र को ही घूरे जा रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, यह अब आकाश लेवल पर पहुंचा है तो मतलब अब बड़ी ई तक ये सिर्फ 9 सितारों वाला पृथ्वी लेवल का योद्धा था और मैं इसको तक नहीं हरा पाया। और बाकी सब उनका क्या कहूं, वह तो ये भी भूल गए थे कि मैं मैदान में पड़ा हुआ हूं। राकेश को अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी पर वह कुछ भी नहीं बोला। दूसरी तरफ रुद्र ने राकेश को अपने सामने खड़ा देखकर जल्दी से कनिष्क से पूछा है। अब तो राकेश भी सामने आ गया, अब क्या हम मुकाबला शुरू कर सकता हूं? क्योंकि कुछ समय पहले मैं मुकाबले के भी चमे ही बेहोश हो गया था, जिससे काफी समय पहले ही बर्बाद हो चुका है। रुद्र की बात सुनकर और उसके बाद राकेश की हालत देखकर कनिष्क और उसके साथ बैठे सभी खास मेंबर्स और मैदान में बैठे हुए सभी लोग हैरानी में रुद्र की तरफ देखने लगते हैं और अपने मन ही मन कहते हैं, कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 69। अब तो मुझे जाने दो। रुद्र की बात सुनकर और उसके बाद राकेश की हालत देखकर कनिष्क और उसके साथ बैठे सभी खास मेंबर्स और मैदान में बैठे हुए सभी लोग हैरानी में रुद्र की तरफ देखने लगते हैं और अपने मन ही मन कहते हैं, यह अंधा है क्या इसे दिखाई नहीं देता? राकेश फिलहाल मुकाबला करने की हालत में नहीं है। फिलहाल क्या शायद फ्यूचर में कभी भी वो मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचेगा, और रुद्र से तो बिल्कुल भी नहीं। सभी लोग हैरान थे और रुद्र को अजीब तरह से देख रहे थे। रही बात रुद्र की तो वो कनिष्क की तरफ देख रहा था और बार बार उनसे सवाल कर रहा था। बार बार आते सवाल को सुनकर कनिष्क भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक राकेश ने हार नहीं मानी थी और मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था। भले ही मुकाबले के बीच में कुछ परेशानियां आ गई हो, पर मुकाबला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद कनिष्क राकेश की तरफ देखते हैं और उसकी हालत देखकर मुकाबला करने लायक तो नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ रुद्र के बार बार आते सवालों से राकेश सदमे में चला गया था। उसे समझ ही नहीं आया था कि उसे हार माननी है या फिर नहीं। रुद्र जब कनिष्क को राकेश की तरफ देखते हुए देखता है तब वह समझ जाता है कि नियमों के हिसाब से राकेश ने अभी तक हार नहीं मानी है और इसमें कनिष्क कुछ नहीं कर सकते। ये समझ आते ही और कनिष्क को राकेश की तरह देखते हुए पाकर रुद्र को लगता है कि उसे मुकाबले की परमिशन मिल गई है। इसके बाद रुद्र राकेश से कहता है, राकेश संभाल कर तैयार हो जाओ। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही रुद्र राकेश से इतना कहता है और उसके बाद अपने हाथ में शक्तियां भर के उनसे राकेश पर हमला कर देता है। बेचारा राकेश समझ भी नहीं पाया था कि उस पर कब हमला हुआ और वह हवा में उड़ता हुआ मैदान के बीचों बीच जाकर गिरता है। वो अपनी जगह से उठ पाता उससे पहले ही रुद्र उसके पास पहुंच जाता है और उसे एक बार फिर से उठाकर एक और पंच उसके सीने पर मार देता है और इस पंच से राकेश हवा में उड़ता हुआ सीधा मैदान की दीवार से जाकर टकरा जाता है और उसे दीवार में एक गड्ढा हो जाता है जिसमें राकेश फंसा हुआ था। रुद्र फिर से अपना पैर पटक कर राकेश की तरफ तेज रफ्तार में भरने लगता है और राकेश जब रुद्र को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो उसकी रूह कांप बचती है और वह तेज आवाज में चिल्लाकर कहता है, बस करो, मैं हार मानता हूं, अब तो मुझे जाने दो यहां से। कोई तो मुझे इस हैवान से बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। इतना कहकर राकेश रोने लगता है और इस समय पूरे मैदान में सभी लोगों को राकेश पर तरस आ रहा था। ये वही राकेश था जो पूरे शहर में हमेशा राजाओं की तरह घूमता था और अपने कपड़ों पर धूल का एक कण तक नहीं आने देता था। पर फिलहाल वह राकेश धूल से सना हुए फटे कपड़े पहनकर दीवार में घुसा हुआ था और उसके चेहरे पर काफी सारे लाल रंग के निशान थे, जिन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई हुई होती। सब लोग राकेश पर तरस खाते हुए उसे देख रहे थे। उसके बाद सभी लोग रुद्र की तरफ देखते हैं और उसे देखकर उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि रुद्र अपना सिर नीचे करके खड़ा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी निराश हो, जैसे किसी छोटे बच्चे से उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया हो। ये देखते ही पूरे मैदान में सब लोग अपने मन में एक बात तय कर लेते हैं, कभी बड़ी ही कुछ भी हो जाए पर रुद्र से मुकाबला नहीं करना है, वरना शायद उसकी हालत राकेश से भी बुरी होगी। कनिष्क जो इस मुकाबले को रोकना तो चाहते थे पर नियमों की वजह से वह कुछ नहीं कर पाए। वह इस समय राकेश को देखते हैं जो कि अभी भी रो रहा था और फिर रुद्र को जो निराशा में अपना सिर हिला रहा था। ये सब देखकर कनिष्क एक गहरी सांस लेते हैं और अपने सभी साथियों के साथ उठकर तेज आवाज में कहते हैं, इस मुकाबले को देखने के बाद तो शायद किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि इस मुकाबले को कौन जीता होगा। इतना कहकर कनिष्क सभी योद्धाओं को जो टॉप 5 में आए थे उनको अपने पास बुलाते हैं और एक एक बैच देते हैं जिसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा था स्टोन सिटी टॉप 5। इसके बाद वह सभी योद्धाओं से कहते हैं,
इन बैच से आप लोगों को स्टोन सिटी के राज परिवार की तरफ से 1 साल तक हर तरह के रिसोर्स दिए जाएंगे जिससे आप लोग अपना लेवल बढ़ा सके हैं और तरक्की कर सके। आप लोगों को राज परिवार की तरफ से हर मुमकिन मदद की जाएगी। इतना कहकर कनिष्क मैदान में बाकी लोगों की तरफ देखते हैं और तेज आवाज में कहते हैं, आज सुबह आप सभी लोग मुकाबला देखने के लिए काफी जल्द बड़ी ही आ गए थे, इसलिए शायद आपको ये खबर ना मिली हो। इतना कहकर कनिष्क कुछ पलों के लिए खामोश हो जाते हैं, फिर कहते हैं, स्टोर सिटी के 3 सबसे ताकतवर लोगों में से एक टाइगर ग्रुप, जिसे आज सुबह बड़े ही रहस्यमय तरीके से खत्म कर दिया गया। फिलहाल इस चीज की जांच चल रही है, इस वजह से कल जो क्लाउड एकेडमी का टेस्ट होने वाला था उसे रद्द किया जाता है। अब क्लाउड एकेडमी का टेस्ट 2 दिन बाद होगा। यहाँ पर जितने भी योद्धा क्लाउड एकेडमी में शामिल होना चाहते हैं वह 2 दिन बाद इसी मैदान में आ जाए, यहाँ पर क्लाउड एकेडमी का टेस्ट होगा। कनिष्क की बात सुनकर पहले तो सभी लोग घबरा जाते हैं और हैरान रह जाते हैं कि किसने टाइगर ग्रुप जैसे ताकतवर ग्रुप को खत्म कर दिया, जिसमें एक ब्रह्मांड लेवल का योद्धा और कई सारे आकाश लेवल के योद्धा थे। पर जब कनिष्क क्लाउड एकेडमी के टेस्ट की बात करते हैं तब सबका ध्यान इस बात से हटकर टेस्ट की तरफ चला जाता है और सभी लोग 2 दिन बाद टेस्ट की तैयारी करने के लिए वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि मुकाबला खत्म हो चुका था और स्टोन सिटी को नई पीढ़ी के टॉप 5 योद्धा मिल गए थे। अब यहां पर रहने का कोई फायदा नहीं था। इसी तरह से नई पीढ़ी के योद्धाओं का मुकाबला हो जाता है और सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 70, यह क्या हो रहा है। मुकाबला खत्म होते ही सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। रुद्र भी वहां से जा ही रहा था, तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वह जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां से कोमल उसी की तरफ आते हुए दिखती है। टीचर, आपको पता है जब आप बेहोश हो गए थे तब सभी लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि आपको जहर दिया गया है, तो कोई कह रहा था कि आप पर किसी ने छुपकर हमला किया है, किसी ने तो ये भी कह दिया कि आप कोई खास हमला कर रहे थे जिसका उल्टा असर आप पर ही हो गया। पर मैं जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोमल की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराता है और बिना कुछ बोले उसके साथ महल की तरफ बढ़ आता है। पर तभी उसे एक बार फिर से अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, रुद्र रुको, मुझे तुमसे एक जरूरी मुद्दे पर बात करनी है। रुद्र जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी तरफ मोहन अंकल आते हुए देखते हैं। वैसे तो उनकी हालत अभी भी देखने में कुछ खास ठीक नहीं थी, पर फिर भी उनके चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि वह अभी कितना सीरियस होंगे। उनको इतना सीरियस देखकर रुद्र भी काफी हैरान था, पर वह बिना कुछ बोले उनकी बात सुनने लगता है। यहाँ पर नहीं, हमें कहीं और चलकर बात करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो महल चलकर बात करते हैं। मोहन अंकल की बात सुनकर रुद्र भी हाँ में सर हिलता है और उनके पीछे पीछे चलने लगता है। अभी रुद्र कुछ आगे ही बढ़ा था, तभी उनको अपने पीछे से एक बार फिर से एक आवाज सुनाई देती है, रुद्र जरा रुको। इस आवाज को सुनकर रुद्र अपना सर पकड़ लेता है और अपने मन ही मन कहता है कि आज सब लोगों को मेरी ही याद आ रही है, बार बार कोई मुझे आवाज लगा ही दे रहा है। परेशान रुद्र अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर पीछे मुड़कर देखता है तो रूही और आकांक्षा उसी की तरफ आती हुई दिखती है। उनको अपनी तरफ आता हुआ देखकर छोटे रुद्र थोड़ा कंफ्यूज था, इन दोनों को उससे क्या बात करनी है। रुद्र उनसे कोई सवाल करता उससे पहले रूही ने कहा, रुद्र मैं और आकांक्षा जंगल में जा रहे हैं शिकार के लिए, क्योंकि हमें शक्ति पत्थर की जरूरत है। एक जल तत्व का शक्ति पत्थर और दूसरा वायु तत्व का शक्ति पत्थर। तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हमें काफी मदद मिल जाएगी। वो दोनों रुद्र की ताकत अब जान चुकी थी और रुद्र से दोस्ती बड़ी ही करना चाहती थी, इस वजह से उनको यही सही तरीका लगा। पर उन दोनों की बात सुनकर रुद्र एक बार मोहन की तरफ देखता है, उसके बाद कुछ सोचते हुए वह उनसे कहता है, आज तो मुझे थोड़ा काम है, पर हम कल चल सकते हैं। वैसे मुझे भी अग्नि तत्व के शक्ति पत्थर की जरूरत है, तो हम कल शिकार पर चल सकते हैं। रुद्र काफी ध्यान से इस बारे में सोचता है, तब उसे समझ आता है कि उसे भी कुछ गोलियां बनाने के लिए शक्ति पत्थर की जरूरत पड़ेगी। इस छोटी वह भी रूही और आकांक्षा को हाँ कर देता है और रुद्र की बात सुनकर आकांक्षा उससे कहती है, ठीक है फिर तो हम कल सुबह मिलेंगे। इतना कहकर आकांक्षा रूही का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है और रुद्र बस उनको एक हकर अपना सर हिलता है। फिर मोहन अंकल के साथ वह महल की तरफ बढ़ने लगता है। मैदान से निकलते वक्त वह बस यही सोच रहा था कि अब कोई उसे आवाज ना दे, पर उसकी उम्मीदों की ठीक उल्टा एक बार फिर से पीछे से एक आवाज बड़ी ही है। उस आवाज को सुनकर रुद्र अपने मन ही मन कहता है, आज ये क्या हो रहा है? क्या सब लोगों को सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ? इनको समझ नहीं आता, मैंने अभी मुकाबला किया है, मैं थका हुआ हूँ, फिर भी मुझे परेशान करने के
लिए आते जा रहे हैं, सिर्फ मैं ही तो अकेला टॉप 5 नहीं हूं, और भी तो लोग हैं, पर सब लोग सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं। रुद्र को फिलहाल अपने आप पर काफी तरस आ रहा था, क्योंकि एक तरफ मोहन अंकल जो कि उससे कोई जरूरी बात करना चाहते थे और दूसरी तरफ कोई उससे फुर्सत ही नहीं होने दे रहा था। रुद्र को वैसे तो काफी बुरा लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकता था सिवाय एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ने के। जब रुद्र पीछे मुड़ता है तब उसे अपनी तरफ सिमर एक खूबसूरत लड़की के साथ आती हुई दिखती है। उस लड़की की उम्र लगभग 20 से 25 साल होगी। उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रुद्र को शब्द नहीं मिल रहे थे उनकी खूबसूरती के लिए। रुद्र, सिमर रुद्र के पास आकर उसे बुलाती है और सिमर की आवाज सुनकर रुद्र जैसे होश में आ गया हो। तब रुद्र को समझ आता है कि वह उन दोनों को कितनी देर से घूरे जा रहा है। ये समझ आते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो शर्माते हुए सिमर से कहता है, क्या हुआ सिमर, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। रुद्र की धीमी आवाज को सुनकर और उसके लाल चेहरे को देखकर सिमर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वह अपने साथ खड़ी अपनी टीचर माह बड़ी ई को रुद्र से मिलवाते हुए कहते हैं, रुद्र इनसे मिलो, यह है मेरी टीचर माही, यह क्लाउड एकेडमी से आए हैं स्टोर सिटी से काबिल स्टूडेंट चुनने के लिए। सिमर की बात सुनकर मोहन माही की तरफ देखते हैं और फिर रुद्र से बाद में मिलने का कहकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रुद्र सिमर की बात सुनकर हैरानी में माही को देखता है और फिर कहता है, क्या यह एक टीचर है। पर रुद्र को हैरान देकर सिमर और माही हंसते हुए रुद्र को देखने लगती है और फिर माही उससे कहती है, हाँ मैं क्लाउड एकेडमी की टीचर हूं, पर यह कोई बड़ी बात नहीं है। 18 या फिर उससे कम उम्र के स्टूडेंट ही क्लाउड एकेडमी में आते हैं और 3 साल पढ़ने के बाद वह स्टूडेंट ने अपने रास्ते बना लेते हैं। पर अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वह क्लाउड एकेडमी का टीचर भी बन सकता है, पर एक टेस्ट को पार करने के बाद। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 71 एक रास्ता है। वैसे कोई स्टूडेंट चाहे तो वह क्लाउड एकेडमी का टीचर बन सकता है, पर हम यहाँ पर तुमसे यह बात करने के लिए नहीं आए हैं रुद्र। इतना कहकर माही सिमर की तरफ देखती है, उसके बाद रुद्र की तरफ देखते हुए कहती है, सिमर ने मुझे बताया कि तुम क्लाउड एकेडमी में शामिल होना नहीं चाहते, क्या मैं जान सकती हूँ कि इसके पीछे क्या वजह है। क्योंकि तुम राज फैमिली के सदस्य हो तो ये बात तो तुम जानते ही होगे कि कई सालों से स्टोन सिटी से कोई भी काबिल योद्धा क्लाउड एकेडमी में शामिल नहीं हो पाया है। ऐसे में तुम्हारे पास काबिलियत है क्लाउड एकेडमी में शामिल होने की, जिससे तुम आ रहे इस शहर का और साथ ही तुम्हारे परिवार का नाम भी बढ़ेगा। माही की बात सुनकर रुद्र थोड़ा हिचकने लगता है, फिर वह एक गहरी सांस लेकर माही की तरफ देखकर उसको समझते हुए कहता है, मिस माही ऐसी बात नहीं है कि मैं क्लाउड एकेडमी में आना नहीं चाहता, पर बात बस इतनी है कि मुझे कोई बहुत ही जरूरी काम करना है जिसकी वजह से मैं क्लाउड एकेडमी में नहीं आ सकता। अगर मेरे पास ये काम ना होता तो मैं जरूर क्लाउड एकेडमी में आता। रुद्र की बात सुनकर माही कुछ सोचते हुए उससे पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें ऐसा क्या काम है जो तुम क्लाउड एकेडमी में आने से ज्यादा जरूरी समझते हो, और आखिर तुम्हारा वह काम कब शुरू होगा और कितने दिनों में खत्म होगा जो तुम क्लाउड एकेडमी में नहीं आ सकते। मिस माही मैं ये तो नहीं बता सकता कि मुझे क्या काम है, पर उस काम के लिए लगभग 1 साल का वक्त तो लग ही जाएगा, और ऐसे में मैं क्लाउड एकेडमी में कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि क्लाउड एकेडमी के एडमिशन तो कल ही शुरू होंगे। ऐसे में मैं क्लाउड एकेडमी में एडमिशन ले ही नहीं सकता हूँ, और अगर मैंने एडमिशन ले लिया तो 1 साल तक मैं एकेडमी में आऊंगा ही नहीं। ऐसे में एकेडमी मुझ जैसे योद्धा को एडमिशन देगी ही क्यों। रुद्र की बात सुनकर माही सोच में पड़ जाती है, फिर वह रुद्र को ध्यान से देखने लगती है। उसके मन में काफी कुछ चल रहा था और काफी देर तक रुद्र को देखने के बाद वो उससे पूछता है, अगर तुम बस इस बात की वजह एकेडमी में नहीं आना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है, पर वह रास्ता थोड़ा मुश्किल होगा। पर उससे पहले तुम ये बताओ कि 1 महीने बाद क्या तुम क्लाउड एकेडमी में आ सकते हो। माही की बात सुनकर रुद्र की आंखों में चमक आ जाती है, पर वह तुरंत जवाब नहीं देता और सोच में पड़ जाता है। कुछ देर तक सोचने के बाद वह माही से कहता है, 1 महीने बाद शायद मैं आ सकता हूं, पर ऐसा क्या रास्ता है, क्या आप मुझे बताएगी। रुद्र की बात सुनकर माही हंसने लगती है और फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वो रुद्र से कहती है, क्लाउड एकेडमी में आने के लिए 3 टेस्ट पार करने पड़ते हैं, और जो उन तीनों टेस्टों में पास हो जाता है उसको क्लाउड एकेडमी में एडमिशन मिल जाता है। कल क्लाउड एकेडमी का पहला टेस्ट होगा, उसके बाद बाकी दोनों टेस्ट 1 महीने बाद क्लाउड एकेडमी में ही होंगे। अगर तुम उन टेस्ट को पार करके क्लाउड एकेडमी के स्टूडेंट बन जाते हो, फिर तुम एक फॉर्म भरकर क्लाउड एकेडमी से बाहर कितने भी वक्त के लिए जा सकते हो, पर एक शर्त पर, जब तुम वापस आओगे तब तुम्हें क्लाउड एकेडमी में ये साबित करना होगा कि तुम बाहर रहकर भी उतने ही ताकतवर हुए हो जितने क्लाउड एकेडमी के अंदर रहकर होते। ऐसा इसलिए होता है कि क्लाउड एकेडमी अपने किसी भी स्टूडेंट को कमजोर नहीं देखना चाहती, और जो भी कोई उस टेस्ट में फेल हो
आता है तो उसे क्लाउड एकेडमी में सख्त से सख्त सजा दी जाती है, क्योंकि वह उन्हीं का स्टूडेंट होता है और वह अपने स्टूडेंट को सजा दे सकते हैं। इतना कहकर माही रुद्र की तरफ देखती है और कुछ पलों तक शांत रहने के बाद फिर वो रुद्र से कहती है, मेरी मानो तो रुद्र तुम इस रास्ते को कभी मत अपनाना, क्योंकि आज तक जिसने भी इस रास्ते को अपनाया है वह वापस आकर टेस्ट में कभी भी पास नहीं हो पाया है, क्योंकि क्लाउड एकेडमी का अंदर अच्छे से अच्छे टीचर और हर तरह के रिसोर्स होते हैं जिससे स्टूडेंट काफी तेजी से तरक्की कहते हैं, और इसी की जगह स्टूडेंट अगर बाहर हो तो वह इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर पाते हैं जितनी जल्दी वह क्लाउड एकेडमी में करते हैं। माही तो चाहती थी कि रुद्र क्लाउड एकेडमी में शामिल हो और एक काबिल स्टूडेंट बने, पर रुद्र इन सब बातों से अलग कुछ और ही सोच रहा था। माही जब रुद्र को इतनी गहरी सोच में देखती है तब उसे लगता है कि रुद्र उसकी बातों के बारे में ही सोच रहा है और वह उस रास्ते को ना अपना कर अपने उस काम को छोड़ देगा और क्लाउड एकेडमी में स्टूडेंट बन जाएगा। पर माही के मन में चल रही बातों से अलग रुद्र उससे सवाल करता है, मिस माही, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि मुझे क्लाउड एकेडमी से ज़्यादा वक्त के लिए बाहर जाने को मिल जाए? अगर ऐसा है तो मैं क्लाउड एकेडमी में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। 1 महीने बाद मैं क्लाउड एकेडमी आ जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा क्लाउड एकेडमी में शामिल होने की। रुद्र की बात सुनकर माही काफी हैरान थी। उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि रुद्र उस रास्ते को अपना लेगा। उसके इतना समझाने के बाद भी उसने छोटे रुद्र को साफ साफ बताया था कि क्लाउड एकेडमी में अगर कोई टेस्ट को पार नहीं कर पाता है तो उसे सबसे सख्त से सख्त सजा मिलती है, और आज तक कोई भी इस टेस्ट को पार नहीं कर पाया। फिर भी रुद्र ने उस रास्ते को अपनाने का फैसला कर लिया। वैसे तो माही ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, पर अगर रुद्र ने फैसला कर लिया तो वह कर भी क्या सकती थी, इसलिए वह एक गहरी सांस लेती है। फिर रुद्र से कहती है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो ठीक है, पर मैं फिर भी कहूंगी कि तुम इस बारे में एक बार फिर से सोचना। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 72। मोहन को पता चला रुद्र का सच। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो ठीक है, पर मैं फिर भी कहूंगी कि तुम इस बारे में एक बार फिर से सोचना। इतना कहकर माही सिमर का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है और रुद्र उनको वहां से जाता हुआ देख कर कुछ देर तक क्लाउड एकेडमी के बारे में सोचता है। उसके बाद वहां से महल की तरफ चला जाता है जहां पर उसे मोहन मिलते। मोहन को रुद्र से कोई जरूरी बात करनी थी और रुद्र को भी मोहन से कुछ सवाल पूछने थे। कुछ देर बाद रुद्र और मोहन महल के एक खास कमरे में एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। फिर रुद्र मोहन से पूछता है, मोहन अंकल, आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे जिसके लिए आप बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते थे? रुद्र की बात सुनकर मोहन कुछ देर तक तो उसे देखता रहता है। उसके बाद अपनी स्टोरेज रिंग से एक कपड़े का टुकड़ा निकालकर उसे रुद्र के सामने रख देता है। जब रुद्र की नजर उस कपड़े के टुकड़े पर जाती है तब उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और हैरानी से वो उस कपड़े के टुकड़े को ही देखता रहता है। रुद्र के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, वह बस खामोश था। कुछ देर तक वो उस कमरे में शांति छाई रहती है। उसके बाद मोहन उस शांति को तोड़ते हुए रुद्र से कहते हैं, ये कपड़े का टुकड़ा मुझे टाइगर ग्रुप से मिला है। वह टाइगर ग्रुप जिसकी इमारत स्टोन सिटी की 3 सबसे बड़ी इमारतों में से एक थी, और टाइगर ग्रुप जिसकी ताकत स्टोन सिटी के 3 सबसे बड़े और ताकत दलों में से एक। पर उस टाइगर ग्रुप को आज सुबह किसी में खत्म कर दिया। अब वह टाइगर ग्रुप बस एक खंडहर रह गया है। मुझे वहां से ही यह कपड़े का टुकड़ा मिला। इतना कहकर मोहन रुद्र की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद फिर आगे कहते हैं, वैसे मुझे याद है कि तुम्हारे पास भी इसी तरह का एक कपड़ा मौजूद था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कपड़ा कहाँ है? मोहन की बात सुनकर रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वह मोहन को क्या जवाब दे, इसलिए वह खामोश रहता है। पर मोहन रुद्र की खामोशी से समझ जाते हैं कि उसका जवाब क्या होगा। ये समझ आते ही मोहन अपनी जगह से खड़े होकर रुद्र के कंधों को कस के पकड़ लेते हैं और गुस्से से तेज आवाज में रुद्र से कहते हैं, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम अकेले ही टाइगर ग्रुप के अंदर घुस गए और वहां का तुम्हें ऐसा हाल कर दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे पिता को क्या जवाब देता। इतना कहकर मोहन रुद्र के कंधे को छोड़ देते हैं। उसके बाद गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को शांत करने लगते हैं। वैसे तो मोहन बड़ी ही शांत इंसान थे, पर इस समय उनको काफी गुस्सा आ रही थी। दूसरी तरफ रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वह मोहन को क्या जवाब दे या उनसे क्या कहे, इसलिए वह बस अपना सर नीचे करके खड़ा था। मोहन अपने आप को शांत करके रुद्र की तरफ देखते हुए उसे कहते हैं, तुम्हारे साथ टाइगर ग्रुप में कौन कौन गया था? क्या कोमल तुम्हारे साथ गई थी? और वीर भी? तुम अपने साथ एक बच्ची को लेकर गए ये जानते हुए भी कि वह जगह कितनी खतरनाक है? और कौन, ये बताओ तुम्हारे साथ और कौन गया था? क्योंकि मैं इतना तो जानता हूं कि तुम अभी ब्रह्मांड लेवल के योद्धा को हरा नहीं सकते, और विक्रांत जो कि टाइगर ग्रुप का लीडर है, मेरा मतलब लीडर था, वह ब्रह्मांड लेवल का है।
ओ अधा था तो तुम तो उसे नहीं हरा सकते, तो तुम्हारे साथ और कौन गया था? अभी मोहन रुद्र से यह सवाल कर ही रहे थे तभी उनको कुछ याद आता है और वह हैरानी में रुद्र को देखने लगते हैं। फिर वह रुद्र से कहते हैं, जब अग्नि दल को खत्म किया गया था तब भी तुम गायब थे, तो क्या अग्नि दल को खत्म करने में भी तुम्हारा हाथ था? इसका मतलब उस रहस्यमय इंसान से तुम्हारी कोई ना कोई जान पहचान जरूर है। ये कहते ही मोहन की आंखें हैरान बड़ी ई में खुली की खुली रह जाती है और वह रुद्र को घूरते हुए उससे कहते हैं, पर उनको खुद ही अपनी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर वह रहस्यमय इंसान जिसकी इस शहर में अक्सर बातें हुआ करती थी और जिसकी ताकत की बराबरी कोई नहीं कर सकता था, आखिर उसकी रुद्र से कैसे कोई जान पहचान हो सकती है? मोहन की बात सुनकर रुद्र अपना सर ऊपर करके मोहन को देखता है और उनके चेहरे पर हैरानी को देखकर और कई सारे सवालों को देखकर रुद्र समझ जाता है कि अब मोहन से वो कुछ नहीं छुपा सकता, पर वो पूरी बात भी नहीं बता सकता। इस वजह से वो काफी सोच समझकर मोहन से कहता है, वह रहस्यमय इंसान जिनकी इस शहर में अक्सर बातें होती रहती है वह मेरे टीचर है। जब छोटी ईना की बदौलत आज मेरी शक्तियां बढ़ रही है और मैं इतना ताकतवर हो पाया हूं। उन्होंने अग्निदल और टाइगर ग्रुप को भी खत्म किया है। रुद्र इतना कहकर शांत हो जाता है और मोहन रुद्र की बात सुनकर कुछ शांत रहते हैं और रुद्र को ही देखते रहते हैं। फिर एक गहरी सांस लेकर वो अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और पास ही रखे जग से पानी पीने लगते हैं। उन्होंने गिलास का भी इस्तेमाल नहीं किया था और जग से पानी पी रहे थे, जिससे काफी सारा पानी उनके ऊपर भी गिर रहा था, पर इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर उनको सदमा ही इतना बड़ा लगा था। वह आगे रुद्र से और कोई सवाल नहीं करते क्योंकि रुद्र के बस कुछ ही शब्दों ने उनके सभी सवालों के जवाब दे दिए थे। वह समझ गए थे कि रुद्र की ताकत बढ़ाने के पीछे, अग्निदल और टाइगर ग्रुप के खत्म होने के पीछे और साथ ही इसी तरह के कई सारे काम जिनकी वजह से स्टोन सिटी में काफी समय से हंगामा मचा हुआ था, उन सब के पीछे असली वजह रुद्र के टीचर थे, जो कि और कोई नहीं वो रहस्यमय इंसान था। ये समझ आते ही मोहन को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 73, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मोहन को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया था, पर उसे जो भी कुछ पता चला था उन सब से मोहन इतना हैरान था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह अपनी जगह पर ही शांति से बैठा हुआ था। मोहन को तो अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए थे, पर रुद्र उसके पास भी कुछ सवाल थे जो उसने अभी तक मोहन से नहीं पूछे थे। इसलिए वह मोहन के सामने बैठता है और उनसे पूछता है, मोहन अंकल, मुझे भी आपसे कुछ सवाल करने हैं। रुद्र की बात सुनकर मोहन उसकी तरफ देखने लगते हैं और अपना सर हिलाकर उसको सवाल पूछने के लिए इशारा करते हैं और मोहन का इशारा देखते ही रुद्र तुरंत ही उनसे सवाल करता है। 6 महीने पहले जब मेरे पास कोई खास ताकत नहीं थी, तब ग्रीन सिटी के लीडर की बेटी किसी काम से स्टोन सिटी आई थी। उस समय मेरी उससे मुलाकात हुई थी। तब उसने वैसे तो मुझे काफी कुछ सुनाया था, पर उसने मुझे कुछ ऐसा भी कहा। इतना कहकर रुद्र शांत हो जाता है और रुद्र को शांत देखकर मोहन के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मोहन को कुछ कुछ समझ आ रहा था कि रुद्र उससे क्या कहना चाहता है, पर मोहन पहले रुद्र के मुंह से सुनना चाहते थे कि क्या जो बात मोहन के मन में चल रही है रुद्र उनसे वही सवाल करने वाला है। मोहन मन ही मन दुआ कर रहे थे कि रुद्र उनसे इस बारे में कुछ भी ना पूछे। रुद्र कुछ पलों तक शांत रहता है, फिर मोहन की तरफ देखकर अपना सर नीचे करते हुए धीमी आवाज में मोहन से पूछता है, क्या ये सच है कि मुझे उन्होंने जंगल से उठाया था? फिर मैं कौन हूँ? रुद्र इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल पाया, पर रुद्र की बात सुनकर मोहन अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है और शांत रह जाता है। मोहन नहीं चाहता था कि कभी रुद्र को इस बारे में पता चले और ना ही मयंक, पर फिर भी रुद्र को इस बारे में पता चल ही गया। मोहन पहले तो रुद्र की तरफ देखते हैं और उसके चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि रुद्र को सच पता चल चुका है और अगर वह अभी भी बातें छुपाने की कोशिश करेंगे तभी रुद्र उन पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वो एक गहरी सांस लेकर रुद्र को सब कुछ बताने लगते हैं कि किस तरह से सफर के दौरान मयंक को जंगल में एक छोटा सा बच्चा मिला जिसे उसने अपना नाम दिया और उसकी परवरिश की अपने बच्चों की तरह और उसे नाम दिया रुद्र। इस तरह से मोहन ने रुद्र को सब कुछ बता दिया जो रुद्र से आज तक छुपाया गया था। जब रुद्र ने सारी बातें सुनी तो वो खुद शांत रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए या क्या बोलना चाहिए। कुछ देर तक उस कमरे में शांति छाई रहती है। फिर रुद्र को मोहन की धीमी और निराशा से भरी आवाज सुनाई देती है, रुद्र, कभी भी मयंक को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें ये सच पता है। इतना कहकर मोहन अपनी जगह से उठते हैं और कमरे से बाहर जाने लगते हैं। उनको अपनी जगह से उठता हुआ देखकर रुद्र एक गहरी सांस लेता है और मोहन से धीमी और शांत आवाज में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसका बेटा हूं, मुझे बस इतना याद है जब भी मैंने अपने पिता की जगह किसी को
आहे तो वह राज फैमिली के लीडर मयंक राज है जो मेरे पिता है और हमेशा ही उन्होंने मेरा ख्याल एक बेटे की तरह रखा और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। जब मैं कमजोर था उस समय मेरी वजह से पिताजी को हमेशा ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, पर फिर भी उन्होंने हमेशा ही मेरा ध्यान रखा। मेरी नज़रों में राज फैमिली ही मेरा परिवार है और मैं राज फैमिली का मेंबर हूं और मयंक राज ही मेरे पिता है। इसके बाद रुद्र मोहन की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, आप चिंता मत करिए, पिताजी को कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि मुझे सच पता है। रुद्र की बात सुनकर और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट को देखकर मोहन भी मुस्कुराने लगता है और उसको अपने दिल में काफी हल्का महसूस होता है। इसके बाद मोहन कमरे से जाने लगता है और कमरे से निकलते समय वह रुद्र से कहता है, रुद्र मानता हूं तुम बहुत ताकतवर हो, पर तुम अभी बस 17 साल के हो, तुम्हें अभी इतनी भी बेरहमी नहीं दिखानी चाहिए। इतना कहकर मोहन एक बार रुद्र की तरफ देखते हैं और कमरे से चले जाते हैं। मोहन की बात सुनकर रुद्र भी मुस्कुराने लगता है और फिर अपने मन ही मन सोचता है कि शायद उसने टाइगर ग्रुप को खत्म करने में कुछ ज्यादा ही बेरहमी दिखा दी, पर वह करता भी किया। जब भी बात उसके पिता पर आती थी तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था। इस बारे में रुद्र काफी सोचता है और उसके बाद वह अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। भले ही ट्रेनिंग से उसकी थकान दूर हो सकती थी, पर उसने काफी दिनों से आराम नहीं किया था। लगातार वो किसी न किसी काम में फंसा ही रहता था। चाहे वह अग्नि दल को खत्म करना हो या फिर टाइगर ग्रुप को खत्म करना चाहे, नई पीढ़ी के योद्धाओं के मुकाबले में हिस्सा लेना हो और उसे जितना, इसलिए रोज काफी थक चुका था और उसे आराम की जरूरत थी। रुद्र कई घंटे तक सोता ही रहता है। उसकी नींद अगले दिन सुबह खुलती है जब कोई उसका दरवाजा खटखटा रहा था और उसे बुला रहा था। टक टक रुद्र, टक टक रुद्र। इस आवाज को सुनकर रुद्र अपना सर पकड़ लेता है और धीमी आवाज में खुद से कहता है, अबे यार इतनी सुबह सुबह कौन आ गया, मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाए। इतना कहकर रुद्र अपनी जगह से उठता है और कमरे का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही रुद्र को एक धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाता है। दरवाजे के दूसरी तरह खड़ी रूही जो दरवाजे के सहारे से खड़ी थी और आकांक्षा से बातें कर रही थी, दरवाजा अचानक खोलने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दरवाजे की दूसरी तरफ रुद्र के ऊपर गिर जाती है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 74। वहां पर जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। रुद्र के दरवाजा खोलते ही रूही उसके ऊपर गिर जाती है। ये सब इतना अचानक हुआ था कि रुद्र भी कुछ समझ नहीं पाया था और एक हल्के झटके से रुद्र रूही के साथ नीचे जमीन पर गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से रुद्र की आंखें बंद हो गई थी, पर जब वो अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखता है तो रूही उसे अपने ऊपर गिरी हुई दिखती है। रूही को देखकर रुद्र उठने की कोशिश करते हुए उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रुद्र उठने की कोशिश कर रहा था पर रूही की वजह से उठ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ रूही जो खुद भी उठने की कोशिश कर रही थी, वह रुद्र का सवाल सुनकर दोबारा से रुद्र के ऊपर ही गिर जाती है। फिर वह रुद्र से कहती है, माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम अचानक से दरवाजा खोल दोगे, और वैसे भी हमने आज शिकार पर जाने का तय किया था, इसलिए मैं और आकांक्षा तुम्हें बुलाने के लिए आए थे। रूही रुद्र के ऊपर गिरने की वजह से उससे माफी मांगते हुए कहती है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था और उसे काफी शर्म महसूस हो रही थी, पर रुद्र इस समय अपने मन ही मन काफी गुस्सा हो रहा था और वह इसी गुस्से में रूही से कहता है, हम यह बातें बाद में भी कर सकते हैं, पहले तुम मेरे ऊपर से उठ होगी। वैसे भी तुम मेरे ऊपर गिरी और तुम्हारी कोहनी मेरे पेट में लग गई है, इसलिए मुझे काफी दर्द हो रहा है। रुद्र की बात सुनकर रूही को समझ आता है कि वह अभी भी रुद्र के ऊपर है और फिर भी उससे बातें कर रही है। हाँ, समझ आते ही वह जल्दी से रुद्र के ऊपर से उठती है और फिर कहती है, मुझे माफ करना। रूही इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह पाए। उसकी बात सुनकर रुद्र उस पर बिना ध्यान दिए अपनी जगह से उठता है और फिर उससे कहता है, तुम यहाँ पर शिकार का पूछने आए इतनी सुबह? जंगली जानवरों का जंगल यहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है और हमें जल तत्व और वायु तत्व के शक्ति पत्थर जंगली जानवरों के जंगल में कुछ अंदर जाने पर ही मिल जाएंगे। में तुम इतनी सुबह सुबह जंगल में जाकर क्या करोगी? रुद्र की बात सुनकर रूही तो रुद्र को कोई जवाब नहीं देती, पर पास ही खड़ी आकांक्षा जो अभी तक तमाशा देख रही थी, वह आगे बढ़कर रुद्र से कहती है, हाँ रुद्र, जंगली जानवरों के जंगल में कुछ अंदर जाते ही हमें जल और वायु तत्व के जानवर मिल जाएंगे, पर हम उन मामूली जानवरों का शिकार करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आकांक्षा की बात सुनकर रुद्र को कुछ समझ नहीं आता है और इसी वजह से वह आकांक्षा की बात को बीच में रोकते हुए उससे सवाल करता है, हम कोई मामूली जानवर का शिकार करने नहीं जा रहे हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? आकांक्षा, मामूली जानवर नहीं तो कैसे जानवर? रुद्र के चेहरे
पर हैरानी को देखकर और कई सारे सवालों को देखकर आकांक्षा मुस्कुराते हुए उससे कहती है, हाँ यहाँ पर भी हमें कई सारे जानवर मिल जाएंगे, पर हम जहरीले जानवरों की तलाश में हैं जो कि जंगल के बीचों बीच एक खाई में मौजूद रहते हैं। उसे खाई में हर तरह के जहरीले जानवर पाए जाते हैं, चाहे वह किसी भी तत्व के हो। आकांक्षा की बात सुनकर रुद्र की आंखें हैरानी में खुल जाती हैं और वह हल्की तेज आवाज में आकांक्षा से कहता है, तुमन क्या कहा? तुम उस जहरीले खाई में जाना चाहती हो जहां पर जहरीले जानवर मिलते हैं? तुम्हें पता भी है वह जगह कितनी खतरनाक है? वहां पर जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, फिर भी तुम वहां पर जाना चाहती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ जल और वायु तत्व के पत्थरों के लिए तुम उस जगह पर क्यों जा रही हो। उस जगह के बारे में सुनते ही रुद्र की आवाज थोड़ी तेज हो जाती है। आखिर वह कोई घूमने फिरने वाली जगह नहीं थी, वहां पर हर जानवर के शरीर में जहर मौजूद हुआ करता था और उस खाई में मौजूद हर पेड़ पौधे और झाड़ियों में भी जहर हुआ करता था। अगर कोई उस खाई के गहराई में जाए तो वहां की हवा में भी हल्का जहर मौजूद हुआ करता था। ऐसे में उस जगह पर जाना पागलपन से काम नहीं था, पर रुद्र की सोच से अलग आकांक्षा और रूही के मन में कुछ और ही था, इसलिए वह रुद्र से कहती है, रुद्र हाँ मानती हूं कि उसे खाई में जाना बहुत ही खतरनाक है, पर वहां पर जाना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि आकाश लेवल में पहुंचने के बाद लोगों को लेवल बढ़ाने के लिए लेवल बढ़ाने की तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है, और कोई भी इंसान अपने मनचाही तकनीक का इस्तेमाल न ही कर सकता, वो सिर्फ उस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है जो उसके शरीर, शक्तियों और व्यवहार पर सही बैठे। इसलिए मैं और रूही दोनों ही जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसमें अगला लेवल बढ़ाने के लिए हम दोनों को ऐसे शक्ति पत्थर की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमारी तत्व शक्ति के अलावा हल्का जहर भी मौजूद हो, तभी हमारा लेवल आकाश लेवल से आकाश लेवल के पहले सितारे पर पहुंच पाएगा। इसलिए हमारा वहां पर जाना जरूरी है, और अगर हम अभी निकलेंगे तो क्लाउड एकेडमी की टेस्ट से पहले हम स्टोन सिटी वापस आ जाएंगे। आकांक्षा की बात सुनकर रुद्र उन दोनों को थोड़ी देर देखता रहता है, फिर सोच में पड़ जाता है। रुद्र को सोच में पड़ा हुआ देखकर वह दोनों हल्का सा घबराने लगती है, क्योंकि वह दोनों रुद्र के बिना उस जगह पर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो दोनों जानती थी कि वो अकेले अगर उस जगह पर जाएंगी तो उनके जिंदा लौटकर आने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर रुद्र उनके साथ जाएगा तो उनको पूरा विश्वास था कि वह सही सलामत वापस लौट आएंगी। इस समय वो दोनों अपने मन ही मन बस यही कह रही थी कि रुद्र उनके साथ चलने को मान जाए। रुद्र कुछ देर तक इस बारे में सोचता है, फिर उनसे कहता है, कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 75 जंगली जानवर यहां पर आ सकते हैं। रुद्र कुछ देर तक इस बारे में सोचता है, फिर उनसे कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, पर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। वो जगह काफी खतरनाक है और वहां जाने के लिए कुछ तैयारी करना जरूरी है। इतना कहकर रुद्र उन दोनों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और वो दोनों बस दरवाजे को देखती रहती है। आज तक उन दोनों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमेशा सब लोग उनकी काबिलियत या खूबसूरती की वजह से उनके साथ अच्छा व्यवहार किया करते थे, पर रुद्र उन सबसे अलग था। उसने ये तो बताया ही नहीं कि उसे कितना टाइम लगेगा। कुछ देर तक दरवाजे को देखते रहने के बाद आकांक्षा रूही से कहती है, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बिना कुछ कहे रुद्र का इंतजार करने लगती है। लगभग 15 मिनट बाद रुद्र दरवाजा खोलता है और उनके साथ जंगल की तरफ चलने लगता है। रुद्र अपने साथ कोमल को भी ले जा रहा था। रूही और आकांक्षा ने कोमल को साथ ले जाने के लिए काफी मन किया था, पर रुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। रुद्र का मन वीर को भी अपने साथ ले जाने का था, क्योंकि वीर की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिससे उनका सफर काफी आसान हो जाता और खतरे के वक्त भी वीर उनकी काफी मदद कर सकता था। परेशानी बस ये थी कि वीर का आकार कुछ ज्यादा ही बड़ा था। दूसरी तरफ आकांक्षा और रूही अभी भी रुद्र को कोमल के बारे में कह रही थी, रुद्र हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम इस बच्ची को यहाँ क्यों लाए हो। तुम तो हमें समझ रहे थे कि जहरीली खाई बहुत ही खतरनाक है, फिर भी तुम वहां के खतरों को जानते हुए इस बच्ची को अपने साथ ले आए। अगर इसे वहां पर कुछ हो गया तो वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से इसकी जान भी जा सकती है। रूही अपनी नाराजगी दिखाते हुए रुद्र से कहती है। उसकी बातें सुनकर आकांक्षा भी अपना सर हिलाकर अपनी सहमति देती है। उन दोनों को इस तरह से कोमल को देखता हुआ देखकर रुद्र उनको समझते हुए कहता है, वह जगह कोमल की ट्रेनी अर्गा के लिए काफी अच्छी है, इस वजह से मैं कोमल को ले जा रहा हूं। मानता हूं उस जगह पर खतरा हो सकता है, पर कोमल के पास एक मौका है वहां पर जल्द से जल्द अपना लेवल बढ़ने का। रुद्र की बात सुनकर वो दोनों आगे और कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो दोनों भी अपना लेवल बढ़ाने के लिए ही उस जगह पर जा रही थी। कोमल के पास धातु तत्व की शक्ति थी। यह बात कोमल के अलावा सिर्फ रुद्र को पता थी और रुद्र इस बात को किसी को भी नहीं बताना चाहता
हता था क्योंकि धातु तत्व की शक्ति बहुत ही खास और रहस्यमयी होती है। धातु तत्व की शक्ति पर जहर किसी भी तरह का असर नहीं करता, इसलिए रुद्र को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि कोमल को जहर से कुछ हो सकता है। बस रुद्र को कोमल के लिए इस बात की चिंता थी कि वह किसी बड़े और खतरनाक जंगली जानवर के निशाने पर ना आ जाए, क्योंकि भले ही कोमल पर जहर असर न करता हो पर उसका लेवल अभी कम है। कई घंटे के सफर के बाद वो सभी आखिरकार जहरीली खाई के पास पहुंच जाते हैं। उस खाई को देखकर आकांक्षा हैरानी में सबसे कहती है, क्या यही है जहरीली खाई? इसके बारे में हमने इतना कुछ सुना और पढ़ा था, पर यह देखने में तो उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। आकांक्षा की बात सुनकर रूही भी हमें अपना सर हिलाते हुए धीमी और घबराई हुई आवाज में कहती है, तुमने सही कहा, ये खाई देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है और साथ ही यहाँ पर काफी ताकतवर शक्तियां अभी महस बड़े उस हो रही है। लगता है इस खाई में बहुत ही ताकतवर जंगली जानवर मौजूद होंगे। उन दोनों की बात सुनकर कोमल हंसते हुए और उन दोनों का मजाक बनाते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर उनसे कहती है, तुम दोनों तो रास्ते में मुझ बच्ची कह रही थी और साथ ही यह भी कह रही थी कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इस जगह पर बहुत ही खतरनाक है। पर फिलहाल तुम दोनों अपने आप को देखो, कितनी डरी हुई लग रही हो, और मुझे देखो, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। एक छोटी सी बच्ची को रुद्र के सामने अपना मजाक बनाते हुए देखकर उन दोनों का चेहरा लाल हो जाता है। फिर वो दोनों रुद्र की तरफ देखती हैं, जो कि कोमल को ही देख रहा था। ये देखकर आकांक्षा हकलाते हुए कोमल से कहती है, हम डर नहीं रहे थे, हम बस ये कह रहे थे कि ये जगह किताबों से काफी अलग लग रही है। रूही भी आकांक्षा की बातों को सही साबित करने के लिए आगे कहती है, आकांक्षा बिल्कुल सही कह रही है, हम दोनों को डर नहीं लग रहा है। आखिर इस जगह पर आने का फैसला हम दोनों का ही तो था। उन दोनों की बात सुनकर कोमल कुछ कहने वाली ही थी, तभी रुद्र उसको रोकते हुए कहता है, तुम तीनों अपनी बातें बंद करोगी? यहाँ पर इतनी आवाज सुनकर कोई भी जंगली जानवर यहाँ पर आ सकता है, फिर हमें उससे मुकाबला करना पड़ेगा, और अगर हमने किसी जंगली जानवर से मुकाबला किया तो बाकी के जंगली जानवरों को भी हमारे यहाँ पर होने की खबर मिल जाएगी, और यह भी हो सकता है कि काफी सारे जंगली जानवर एक साथ हम पर हमला कर दे, इसलिए हमें शांति से आगे बढ़ना होगा, तो अपनी बातें बाद में कर लेना। इतना कहकर रुद्र उन तीनों को नजरअंदाज करके अपने सामने मौजूद उस खाई को देखता है, जो कई 100 एकड़ में फैली हुई थी। दूर से देखने में ऐसा लगता था जैसे वह जमीन पर मौजूद कोई बहुत ही बड़ी और गहरी दरार हो। रुद्र जब उस खाई के किनारे खड़ा होकर उसके अंदर देखता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही दिखता है। साथ ही उस खाई में पर्पल रंग का कोहरा भी फैला हुआ था, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कोहरा जहरीला होगा। इसके बाद रुद्र उस कोहरे से नजर हटाकर खाई की गहराई में देखता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। रुद्र को वहां से कई सारे जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी और काफी सारी ताकतवर शक्तियां भी महसूस हो रही थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 76, ब्रह्मांड लेवल का गोरिल्ला। इतनी ताकतवर शक्तियां, यहाँ पर जगह जगह जंगली जानवर मौजूद होंगे। हमें जो भी कुछ करना है शांति से करना पड़ेगा। तुम तीनों मेरे साथ ही रहना और मेरी हर बात मानना, और हाँ, आपस में बातें कम करना। रुद्र उस खाई की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहता है। उसके बाद कोमल, आकांक्षा और रूही को समझने लगता है। फिर अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ गोलियां निकालकर उन तीनों को पकड़ा देता है। ये गोलियां जख्म ठीक करने वाली, थकान मिटाने वाली और जहर से बचाने वाली गोलियां हैं। बिना वजह इनको बर्बाद मत करना और सही वक्त आने पर ही इनका इस्तेमाल करना। रुद्र की बात सुनकर और अपने हाथों में गोलियों को देखकर रूही और आकांक्षा काफी खुश हो जाती है। उनके लिए एक गोलियां काफी कीमती थी। उनको ये तो नहीं पता था कि रुद्र एक केमिस्ट है, इसलिए उनके मन में बस यही था कि रुद्र को उनकी परवाह है, इसलिए रुद्र उनको इतनी कीमती गोलियां दे रहा है। थकान मिटाने वाली गोलियां रैंक 2 की हाई लेवल गोलियां होती है, जिनकी कीमत स्टोन सिटी में काफी ज्यादा थी। इन गोलियों को आज तक रूही और आकांक्षा सिर्फ वाल नीलामी घर में दूर से देखा था, पर आज उनके हाथ में ये गोलियां थी, इसलिए उन दोनों का चेहरा हल्का लाल हो जाता है और वो शर्माते हुए रुद्र की तरफ देखने लगती है। पर रुद्र उनको गोलियां देने के बाद उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि उसके लिए ये गोलियां ज्यादा कीमती नहीं थी। इसलिए वो कोमल के साथ खाई में उतरने लगता है। रूही और आकांक्षा भी अपने लाल चेहरे के साथ रुद्र के पीछे पीछे खाई में उतरने लगती हैं। छोटे ऊंचा दूरी तक चलने के बाद रुद्र अचानक से रुक जाता है और अपने आसपास ध्यान से देखने लगता है। रुद्र, क्या हुआ? तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है क्या? रुद्र को अपने आसपास इतने ध्यान से देखता हुआ देखकर रूही रुद्र से सवाल करती है। बदले में रुद्र उन तीनों से कहता है, जल्दी में पीछे आओ। इतना कहकर रुद्र उन तीनों के साथ वहां से कुछ दूरी पर जाकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। रूही और आकांक्षा रुद्र से सवाल तो
रना चाहती थी पर वो उससे सवाल करती उससे पहले ही उनको किसी जानवर के काफी तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है और एक जोर की दहाड़ की आवाज भी सुनाई देती है। उस दहाड़ को सुनते ही रूही और आकांक्षा घबरा जाती है और उस आवाज की तरफ देखने लगती है। खाई की गहराई में घने पेड़ पौधों की वजह से काफी अंधेरा था। ऐसे में उनको घने पेड़ पौधों के बीच से एक बड़ा सा लगभग 15 से 20 फुट का गोरिल्ला जैसा जानवर सामने आता हुआ दिखता है, जिसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थी। उस गोरिल्ला को देखते ही उन दोनों के पसीने छूट जाते हैं और वो अंदर से कांप जाती हैं, पर खुशकिस्मती से वो गोरिल्ला उनकी तरफ नहीं आया बल्कि उस जगह से दूसरी तरफ चला है। उसको अपने से दूर जाता हुआ देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। फिर रूही सबसे रहती है, ये गोरिल्ला जैसा दिखने वाला जानवर आखिर था क्या? ये गोरिल्ला तो नहीं हो सकता, इसके सर पर एक सींग थी। रूही की बात सर छोटे उनकर आकांक्षा भी उसकी बातों को आगे बढ़ते हुए कहती है हाँ, और उसकी आंखें लाल रंग की रोशनी से चमक रही थी। क्या ऐसा मुमकिन भी है? रूही और आकांक्षा की बात सुनकर रुद्र धीमी और शांत आवाज में उनसे कहता है, लगता है तुम लोगों ने आज से पहले कभी भी गहरे जंगलों में शिकार नहीं किया है। जंगल के बाहरी हिस्से में अक्सर मामूली से दिखने वाले जानवर मिलते हैं, पर अगर कोई जंगलों में कुछ अंदर तक जाकर शिकार करे तो उसे कुछ अलग ही दिखने वाले जानवर मिल सकते हैं। वैसे इस बारे में तो शहर के सब लोगों को पता है, क्या तुम दोनों को नहीं पता था? रुद्र की बात सुनकर वो दोनों अपनी अपनी सफाई देते हुए एक साथ कहती हैं, ऐसा नहीं है कि आज से पहले हमने कभी भी इस बारे में सुना या फिर पढ़ा नहीं, पर हमने आज से पहले इस तरह के जानवरों को देखा नहीं था ना, इसलिए हमें काफी हैरानी हो रही थी। इसके बाद वो दोनों रुद्र से सवाल करती हैं, वैसे उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी, क्या तुम इस बारे में बता सकते हो? क्योंकि आज से पहले हमने इस बारे में कभी भी कहीं नहीं पढ़ा। उन दोनों की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, वह गोरिल्ला ब्रह्मांड लेवल पर पहुंच गया था, इस वजह से उसकी आंखें इस तरह से चमक रही थी। अच्छी बात यह है कि उसने हम पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मांड लेवल के जानवरों के अंदर समझ आ जाती है। वैसे तो हर जानवर के अंदर समझ होती है जिससे वह खतरे को महसूस कर सके। खाना पीना आना जाना ये सब उसकी समझ से ही तो होता है, पर ब्रह्मांड लेवल के जो जानवर होते हैं उनके अंदर समझ कुछ हद तक इंसानों की तरह होती है, इस वजह से मुकाबला करना काफी मुश्किल हो सकता है। ब्रह्मांड लेवल का जिक्र सुनते ही रूही और आकांक्षा के पसीने छूट जाते हैं, पर उनको घबराहट के साथ काफी हैरानी भी हो रही थी कि रुद्र को इतना कुछ कैसे पता है। उनको ये तो नहीं पता था कि रुद्र ने कई माह बड़ी ही ने जंगल में ट्रेनिंग करते हुए बताए थे आचार्य के साथ, जिससे उसको जंगलों में रहने का काफी तजुर्बा हो गया था। भले ही उसने जंगलों में कुछ वक्त बताया हो, पर आचार्य के साथ रहने की वजह से उसने काफी कुछ सीखा था। पर हाँ, ये बात उन दोनों को नहीं पता थी। उस गोरिल्ला के जाने के बाद रुद्र इस बात को पक्का करता है कि गोरिल्ला वापस नहीं आएगा। इसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें कई सारे जंगली जानवर छोटी ही लेते हैं, जिनसे किसी तरह से वो बचते बचते आगे बढ़ रहे थे और अपने काम के जानवरों को ढूंढ रहे थे। बीच बीच में उसका सामान एक या दो जानवरों से हो ही जाता था, पर वो फिर भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। तभी रुद्र को कुछ महसूस होता है, पर रुद्र को कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान से कुछ महसूस करने लगता है और फिर कहता है, यहाँ पर हल्की हल्की जल तत्व की शक्ति महसूस हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर आसपास कोई ना कोई तालाब होगा जहाँ पर हमें जल तत्व का जानवर मिल सकता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 77। ये जहरीला है पर इसके अंदर जहर नहीं। रुद्र अपनी आंखें बंद करके ध्यान से कुछ महसूस करने लगता है और फिर कहता है, यहाँ पर हल्की हल्की जल तत्व की शक्ति महसूस हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर आसपास कोई ना कोई तालाब होगा। रुद्र की बात सुनकर आकांक्षा काफी खुश हो जाती है और वो उस खुशी के साथ रुद्र से कहती है, क्या कहा? आसपास कोई तालाब है, इसका मतलब वहां पर हमें कोई ना कोई जल तत्व का जानवर भी मिल सकता है, तो हमें वहां पर चलना चाहिए। आकांक्षा इस समय काफी खुश थी, क्योंकि वो यहाँ पर जल तत्व का शक्ति पत्थर ही लेने आई थी, जो कि उसे एक जल तत्व के जानवर से मिल सकता था। पर रुद्र इस समय कुछ और ही सोच रहा था। उसे जल तत्व की शक्तियों के अलावा एक अलग सी शक्ति भी महसूस हो रही थी, जिसे रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि वो शक्ति आखिर किस चीज की है। वो शक्ति ना ही किसी इंसान की, ना ही जड़ी बूटियों की और ना ही किसी जानवर की लग रही बड़ी ही थी। वो शक्तियां जिस भी किसी चीज की थी, पर वो जहरीली थी। इस तरह की अजीब सी शक्ति को महसूस करके रुद्र कुछ देर तक इस अजीब सी शक्ति के बारे में सोचता है, उसके बाद उस तरफ चल देता है जहां से यह शक्ति महसूस हो रही थी। कोमल, आकांक्षा और रूही भी उसके पीछे पीछे उस तरफ जाने लगती है और सभी लगभग 100 मीटर चलते हैं। फिर रुद्र को अपने सामने की तरफ काफी सारा पानी भरा हुआ दिखता है, पर रुद्र सामने नहीं जाता, वह बाकी तीनों के साथ पास ही मौजूद झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। ये झाड़ी जहरीली है, इसलिए वो गोलियां खा लो जो तुम्हारे पास है।
रुद्र समझ जाता है कि वो जिन झाड़ियों में मौजूद है उनकी पत्तियों में जहर है, इसलिए वो उन तीनों को सावधान कर देता है। इसके बाद रुद्र अपनी नज़र तालाब की तरफ करके उसे ध्यान से देखने लगता है। तालाब के बीच में रुद्र को एक 10 मीटर बड़ा और चौड़ा एक पत्थर दिखता है, जिसके ऊपर एक नीले रंग का बहुत ही खूबसूरत फूल लगा हुआ था, जिसकी पत्तियां इस अंधेरी खाई में तारों की तरह चमक रही थी। रुद्र और भी ध्यान से जब उस फूल को देखता है तब उसे उस फूल के बीचों बीच काले रंग का कुछ नजर आता है, जिसे देखकर रुद्र की आंखें हैरानी में खली की खुली रह जाती है। ये तो काला शहद है। रुद्र की आवाज सुनकर बाकी तीनों उसकी तरफ देखने लगती है। उन्होंने रुद्र को पहली बार इतना हैरान देखा था। उसकी हैरानी को देखकर आकांक्षा उससे सवाल करती है, क्या हुआ रुद्र, तुम इतने हराम क्यों हो और ये काला शहद क्या है जिसे देखकर तुम इतने हैरान हो गए? आकांक्षा की बात सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखता है और फिर बाकी दोनों की तरफ देखकर दोबारा से उस फूल का वो देखने लगता है। फिर वो अपनी हैरानी भरी आवाज में उनसे कहता है, काला शहद यह एक ऐसा शहद होता है जो पेड़ पौधे, झड़िया, फल, फूल, पत्थर, जमीन कहीं पर भी बन सकता है, बस उस जगह पर जहरीली शक्तियां मौजूद होनी चाहिए। पर मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है कि इस शहद की एक बूंद को बनने में 10 साल का वक्त लगता है और यहाँ पर तो इतना सारा शहद है जो शायद हजारों सालों में बन पाया होगा। रुद्र की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे और इस हैरानी में वो सभी उस फूल की तरफ देखने लगते हैं जिसके अंदर काला शहद मौजूद था। उसको कुछ देर तक देखने के बाद रूही रुद्र से पूछती है, रुद्र, इस शहद के अंदर और भी कोई ना कोई खासियत तो जरूर होगी, मतलब 1.0 साल में एक बूंद शहद बनता है, पर इसके अलावा भी इसके अंदर कोई ना कोई खासियत तो होगी ही ना, वरना ये शहद किस काम का? रूही की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराता है और फिर कहता है, ये शहद बहुत ही जहरीला है पर फिर भी इसके अंदर जहर मौजूद नहीं है। रुद्र की बात सुनकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसी चीज के अंदर जहर ना होते हुए भी वह आखिर जहरीली कैसे हो सकती है। उन सबके चेहरे पर कई सारे सवालों को देखकर रुद्र समझ जाता है और फिर आगे उनको समझते हुए कहता है, ये हमारे ऊपर है कि हम इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने इस शहद का जहर ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया तो ये रैंक 5 के जहर के असर से भी किसी की जान बड़ी आसानी से बचा सकता है, और अगर हमने इसका इस्तेमाल जहर बनाने के लिए किया तो शायद ब्रह्मांड लेवल का योद्धा भी इसकी एक बूंद से ही मारा जाए। ये जहर बिल्कुल आग की तरह है, अगर आग का गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो पूरी दुनिया को जला सकती है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ठंड से बचने के लिए, रोशनी के लिए और भी कई तरह के कामों में मदद करती है। रुद्र की बात सुनकर उन तीनों को अब सब कुछ समझ आ गया था कि रुद्र का मतलब क्या था। ये समझ आते ही वो तीनों उस शहद को बड़े ध्यान से देखने लगती है, क्योंकि उनको हैरानी हो रही थी कि ब्रह्मांड लेवल का योद्धा इस शहद की बस एक बूंद से मारा जा सकता है। और रही बात रैंक 5 के जहर की, तो वो रैंक 5 की गोली के बराबर ही ताकतवर होता है। उसको बनाना भी रैंक 5 की गोली बनाने जितना ही मुश्किल होता है। ये सब समझ आते ही आकांक्षा अपने पास ही खड़े रुद्र से कहती है, भले ही ये शहद इतना ज्यादा की मती और खास हो, पर फिर भी ये हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हम कोई केमिस्ट नहीं है जो गोलियां बनाया करते हो, और ना ही हमें जहर बनाना आता है। अगर हम इस शहद को अपने साथ ले भी जाए तो बस इसे बेचने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी इस चीज की कीमत स्टोन सिटी में काफी कम होगी। भले ही यह कितना भी खास हो, पर स्टोन सिटी में कोई भी इतना हाई रैंक का केमिस्ट नहीं है जो इस शहद का इस्तेमाल कर सके। आकांक्षा की बात सुनकर रुद्र अपना सर हिलता है, क्योंकि वो ये तो नहीं बता सकता था आकांक्षा को कि वो एक केमिस्ट है, इसलिए वो आकांक्षा को कोई भी जवाब नहीं देता। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 78, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रुद्र आकांक्षा को कोई जवाब देता उससे पहले ही रूही आकांक्षा की बातों को आगे बढ़ते हुए कहती है, इस चीज को हासिल करना हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, पर साथ ही अगर हम इसे हासिल करना भी चाहे तब भी ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरह की खास चीजों की सुरक्षा के लिए उनके आसपास कोई ना कोई खतरनाक जंगली जानवर भी मौजूद होता है। और इस चीज की खासियत की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ समय पहले जिस ब्रह्मांड लेवल के गोरिल्ला को देखा था, ये शहद उसी का है। रूही भले ही कुछ भी कह रही हो, पर रुद्र ऐसा कुछ देख पा रहा था जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। इस समय रुद्र की आंखें हल्के हरे रंग से चमक रही थी। वो रंग इतना हल्का था कि किसी का भी ध्यान रुद्र की आंखों पर नहीं गया। रुद्र देख रहा था कि उस फूल जिसके अंदर शहद था उसके पास काफी ताकतवर शक्तियां महसूस हो रही थी, जो शायद 9 सितारों वाले आकाश लेवल या फिर ब्रह्मांड लेवल के जंगली जानवर की हो सकती हैं। अभी रुद्र और कुछ सोचता उससे पहले ही पानी में हलचल होने लगती है, और कुछ सफेद रंग की अजीब सी दिखने वाली मछलियां जिनके पंख भी थे वो पानी में उछलने लगती हैं। उनको देखकर रुद्र के साथ मौजूद तीनों लड़कियां हैरान रह जाती है, क्योंकि वो सभी मछलियां पृथ्वी लेवल के 8 या 9 सितारों पर थी। बड़ी ही अजीब बात है।
रुद्र हैरानी में खुद से कहता है, पर वो लोग हैरान इस बात पर नहीं थे कि वो मछलियां 8 या 9 सितारों वाली पृथ्वी लेवल की थी, पर वो हैरान इस बात पर थे कि सामने काला शहद होने के बावजूद भी उनमें से कोई भी मछली उसके पास नहीं जा रही थी। इस पूरी खाई में जितने भी जानवर थे उन सब के लिए जहर किसी खजाने से काम नहीं था, और फिर भी ये मछलियां उस काले शहद के पास नहीं जा रही थी। अभी उन लोग का ध्यान सफेद रंग की मछलियों पर ही था, तभी पानी से एक लाल रंग की मछली काफी तेज रफ्तार में बाहर निकलती है। उसको देखकर वहां पर मौजूद कोई भी उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। पॉइजन फिश क्वीन। उस लाल रंग की मछली को देखकर रुद्र के मुंह से बस इतना ही निकलता है। वो समझ गया था कि वो मछली जरूर आकाश लेवल के 9 सितारों पर होगी, क्योंकि अभी उसका रंग लाल था। उस मछली के निकलते ही आसपास मौजूद सभी सफेद रंग की मछलियां जैसे घबरा जाती है और उस फूल से जिसमें काला शहद मौजूद था दूरी बना लेती है। उनको डर था कि अगर उस लाल रंग की मछली को गुस्सा आ गया तो वो उनको जान से मार देगी। ये सब देखकर रुद्र समझने की कोशिश कर रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी रुद्र देखता है कि वो लाल रंग की मछली हवा में उड़ते हुए उस फूल के ऊपर जाकर बैठ जाती है और फिर वो उस शहद को पीने लगती है। उस मछली को काला शहद पीता हुआ देखकर रुद्र को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि रुद्र उस शहद को अपने लिए हासिल करना चाहता था। अभी रुद्र इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। क्या उसे आगे बढ़कर उस लाल रंग की मछली से मुकाबला करना होगा? तभी रुद्र देखता है कि वो मछली अपना पेट भर के उस शहद को पीती है और दोबारा से पानी में चली जाती है। फिर कुछ पलों बाद वो मछली एक बार फिर से पानी से बाहर निकालकर एक और बार फिर से उसे शहद को पीने लगती है। इसी तरह से वो मछली बार बार पानी से बाहर आकर पेट भरकर शहद पीती और पानी में दोबारा चली जाती। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहता है। तब रुद्र को कुछ समझ आता, ये अपना पेट भरने के लिए शहद को नहीं पी रही है, बल्कि ये यहाँ से शहद ले जाकर पानी के अंदर कहीं पर इकट्ठा कर रही है, जिससे ये शहद दूसरे जानवरों की नजरों से बच सके। रुद्र की बात सुनकर बाकी तीनों को काफी हैरानी होती है, पर फिर इसके अलावा उनको और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। इस वजह से आकांक्षा रुद्र से पूछती है, रुद्र, तुमने कहा कि ये शहद हजारों सालों में बन पाया होगा। अगर ऐसा है तो ये मछली अब इस शहद को क्यों छुपा रही है? क्या हजारों सालों में किसी ने इस शहद को नहीं देखा होगा? आकांक्षा की बात सुनकर रुद्र अपनी उंगली से उस फूल की तरफ इशारा करते हुए आकांक्षा से कहता है, वो देखो उस फूल की पत्तियों को, उसको ध्यान से देखो। उनको देखने से लग रहा है कि ये शायद कुछ दिनों पहले ही खिला होगा, और ऐसे में किसी की भी नज़र इस शहद पर नहीं गई होगी, क्योंकि ये शहद अभी तक इस फूल के अंदर छिपा हुआ था, जो इसके खिलने की वजह से सामने आ गया है। इस फूल के आकार को भी देखो जो कितना बड़ा है। इसका मतलब ये फूल इस शहद से भी पुराना है। रुद्र की बात सुनकर रूही उससे सवाल करती है, अगर ये फूल भी हजारों साल पुराना है तो क्या इस फूल को खिलने में हजारों साल लगते हैं? रूही की बात सुनकर रुद्र उसको जवाब देता है, इस बारे में मुझे नहीं पता, पर जो हमारे सामने है उससे तो बस इस बात का ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फूल हजारों साल पुराना है और इसी वजह से इसके ऊपर ये शहद बन पाया। इसके बाद रुद्र एक गहरी सांस लेते हुए उनसे कहता है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। भले ही ये शहद और ये फूल बहुत ही कीमती है, और साथ ही उस मछली के अंदर जल तत्व की शक्तियाँ हैं, जिसके अंदर से हमें जल तत्व का शक्ति पत्थर मिल सकता है, पर फिलहाल उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। हम तीनों आकाश लेवल के योद्धा हैं और कोमल पृथ्वी लेवल के 7 सितारों वाली योद्धा। ऐसे में हम सबके लिए मिलकर एक 9 सितारों वाली आकाश लेवल की मछली को और उसके साथ हजारों 8 या 9 सितारों वाली पृथ्वी लेवल की मछलियों से मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमने फिर भी मुकाबला करने की कोशिश की तो हमें काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है, और ये भी हो सकता है कि हमारी जान भी चली जाए। कहानी में और आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 79, अंडों की चोरी। रुद्र भले ही उन सब से जो भी कुछ कह रहा हो, पर उसके मन में अभी कुछ और ही चल रहा था। वो अकेले ही इन सभी मछलियों को मारकर इनके शक्ति पत्थरों के साथ ही उसे फूल और शहद को भी हासिल कर सकता था, पर उसके लिए रुद्र को अपनी कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता, जो कि रुद्र किसी के सामने नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो उन सभी को यहाँ से निकलने के लिए कह रहा था, ताकि बाद में मौका देखकर वो यहाँ पर आए और फूल और शहद के साथ मछलियों के शक्ति पत्थर को भी हासिल कर ले। इतना सोचकर रुद्र, कोमल, आकांक्षा और रूही के साथ वहां से निकलने लगता है। जब वो वहां से निकल ही रहे थे तभी रुद्र को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो काफी धीमी थी, पर रुद्र इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो इस समय का ऐसी जगह पर मौजूद था जहां पर अलग अलग तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े मौजूद थे। पर धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगती है। उस आवाज को तेज होता हुआ सुनकर रुद्र को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों में काफी तेज आवाज में चिल्ला रहा हो।
ये आवाज सुनते ही रुद्र तीनों लड़कियों को जल्दी से छिपने के लिए कहता है और खुद भी छुप जाता है क्योंकि उसे कुछ शक्तियां महसूस हो रही थी। रुद्र अपनी जगह पर छुपने के बाद उस आवाज की तरफ देखता है तो उसे वहां से एक नीले रंग का बादल तेजी से उसी की तरफ आता हुआ दिखता है, जिससे काफी अजीब और तेज आवाज आ रही थी। जब रुद्र ध्यान से उस बादल को देखता है तब उसे समझ आता है कि वो कोई बादल नहीं है, बल्कि नीले रंग की लाखों की तादाद में मधुमक्खियां हैं जो उसी की तरफ आ रही है। उन मधुमक्खियां को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तालाब में मौजूद सभी मछलियां भी घबरा जाती हैं और देखते ही देखते तालाब से लाखों की तादाद में सफेद रंग की मछलियां निकल आती हैं। जब वो नीले रंग का बादल रुद्र के बिल्कुल ठीक सर के ऊपर आ गया था तब रुद्र दिखता है कि वह सभी मधुमक्खियां पृथ्वी लेवल के 4 या 5 सितारों वाली होगी, पर फिर भी वो छोटी ही ना डरे 8 या 9 सितारों वाली पृथ्वी लेवल की मछलियों से, और साथ ही आकाश लेवल की 9 सितारों वाली लाल रंग की मछली जो कि पॉइजन फिश क्वीन थी उससे भी मुकाबला करने लगती हैं। भले ही उनकी ताकत कम थी पर उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी, और देखते ही देखते वो शांत तालाब एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है जहां पर हर पल मधुमक्खियां मरकर बारिश की तरह जमीन पर गिरती जा रही थी और साथ ही कुछ मछलियां भी पल पल गिरती जा रही थी। मरने के मामले में मछलियों की तादाद तो कम थी पर मधुमक्खियां बहुत ही ज्यादा तादाद में मारी जा रही थी। मधुमक्खियां की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। ये सब देखकर रुद्र काफी हैरान था, पर वो देखता है कि नीले रंग की वो मधुमक्खियां मुकाबला करना नहीं चाहती हैं, पर फिर भी वो मुकाबला कर रही है क्योंकि उनको पानी के अंदर जाना है। रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि मधुमक्खियों का पानी के अंदर जाने का क्या काम है, पर वो बस देखने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वैसे तो उन सभी मछलियों ने उस तालाब को घेर कर रखा था ताकि कोई भी मधुमक्खी अंदर ना जा पाए, पर फिर भी मधुमक्खी की तादाद ज्यादा होने के कारण कुछ मधुमक्खियां तालाब के अंदर चली गई थी। ये सब देखकर गुस्से में लाल रंग की मछली काफी ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देखते ही देखते हजारों नीले रंग की मधुमक्खियों को मरती जा रही थी। कुछ देर बाद रुद्र देखता है कि नीले रंग की मधुमक्खियां जो तालाब के अंदर गई थी कुछ सफेद रंग के पत्थरों को लेकर हवा में उड़ जाती हैं। लगभग सारी मधुमक्खियां लाल रंग की मछली के पंखों से टुकड़ों में कट गई थी, पर फिर भी उनमें से कई सारी मधुमक्खियां वहां से सफेद पत्थर लेकर उड़ जाती है। ये तो शायद इन मछलियों के अंडे हैं जिनको ये मधुमक्खियां ले जा रही है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मधुमक्खियां तो अंडों को नहीं खाती हैं, तो ये सभी मधुमक्खियां इन अंडों को कहां ले जा रही है। और साथ ही लाल रंग मछली तो आकाश लेवल के 9 सितारों पर है, ब्रह्मांड लेवल से बस एक कदम दूर पर। फिर भी उन मधुमक्खियां ने जो कि अभी पृथ्वी लेवल की ही थी, ये सब जानते हुए कि वो अगर यहाँ पर आएंगी तो उनमें से ज्यादातर मारी जाएंगी, फिर भी वो सिर्फ अंडों के लिए यहाँ पर आए। रुद्र ये सब देखकर काफी हैरान था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ पॉइजन फिश क्वीन अपने अंडों को चोरी होता हुआ देखकर गुस्से में पागल हो जाती है और एक लाल रंग की रोशनी में बदलकर तेज रफ्तार में उन नीले रंग की मधुमक्खियां की तरफ बढ़ने लगती है जो कि वहां से काफी दूर निकल गई थी। पॉइजन फिश क्वीन नीले रंग की मधुमक्खियां के पास पहुंचकर तेज रफ्तार में काफी ताकतवर शक्तियों के साथ अपने पंखों से मधुमक्खियों को टुकड़ों में काट देती है। आसमान में इस समय लाल रंग की रोशनी चमक रही थी, पर पॉइजन फिश क्वीन की ताकतवर शक्तियों के बावजूद भी वो मधुमक्खियां डर नहीं रही थी और ना ही पीछे हट रही थी। बिना देरी के वो वहां से उन अंडों को लेकर भागती जा रही थी। अगर कोई अंडा मधुमक्खी के मरने की वजह से नीचे गिर जाए तो दूसरी मधुमक्खी जाकर उस अंडे को उठा ले जाती थी, पर कोई भी मधुमक्खी उन अंडों को छोड़ना नहीं चाहती थी और ना ही पॉइजन फिश क्वीन से डर रही थी। उन मधुमक्खियों की किस्मत अच्छी थी कि पॉइजन फिश क्वीन एक मछली था बड़ी ही जिसके पास जल तत्व की शक्ति थी और वो पानी के बिना ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो मधुमक्खियां उन अंडों को ले जाने में कामयाब रही। अपने सामने के इस नज़ारे को देखकर रुद्र काफी हैरान था। और इसी हैरानी में वो अपने साथ मौजूद तीनों लड़कियों से कहता है, तुम तीनों यहाँ पर इन झाड़ियां में ही रहना, मैं उन मधुमक्खियां का पीछा करने जा रहा हूँ और कुछ भी हो जाए यहाँ से इन झाड़ियां से बाहर मत न छोटी ही कालना, वरना पॉइजन फिश क्वीन की नज़र तुम पर आ सकती है। ऐसे में तुम्हारे लिए काफी खतरा हो सकता है। इतना कहकर रुद्र वहां से मधुमक्खियां के पीछे जाने लगता है। अभी रुद्र वहां से जा ही रहा था तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, टीचर मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 80 मधुमक्खियों का राजा। रुद्र वहां से जा ही रहा था तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, टीचर मैं भी आपके साथ चलूंगी। रुद्र जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर कोमल खड़ी दिखती है जो उसकी तरफ काफी उम्मीद से
एक आ रही थी। उसको इस तरह से देखता हुआ देखकर रुद्र उसे मना नहीं कर पाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रूही और आकांक्षा भी रुद्र के साथ जाना चाहती था बड़ी ही, पर वो रुद्र से कुछ कह नहीं सकी। इस वजह से वो दोनों इस झाड़ी में छुपकर बैठी रहती हैं। दूसरी तरफ रुद्र कोमल के साथ तेज रफ्तार में आगे बढ़ता रहता है। वो उन मधुमक्खियों का पीछा कर रहा था। वो देखना चाहता था कि वो मधुमक्खियां उन अंडों का आखिर करेगी क्या, क्योंकि रुद्र इतना तो जानता था कि वो मधुमक्खी अंडों को खाती नहीं है। काफी देर तक उन मधुमक्खियों का पीछा करते रहने के बाद रुद्र और कोमल जहरीली खाई किए का ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर काफी रोशनी थी, क्योंकि उस जगह पर लावा बहता हुआ दिख रहा था। आसपास की चट्टानों से लाल रंग का लावा पानी की तरह बहता हुआ दिख रहा था, जिसकी वजह से उस जगह पर काफी रोशनी थी। रुद्र देखता है कि वो मधुमक्खियां उन अंडों को लावे से भरे हुए उस इलाके को पार करके आगे ले जा रही थी। वो सभी पृथ्वी लेवल की मधुमक्खियां थी। इस वजह से रुद्र काफी आसानी से उनका पीछा कर पा रहा था। लगभग 2 किलोमीटर तक उन मधुमक्खियों का पीछा करने के बाद रुद्र आखिरकार उस लावे के इलाके से बाहर आ गया था। लेकिन उसके बाद जो आया था वो एक बहुत ही खतरनाक मैदान था, जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जहरीले कैक्टस लगे हुए थे, जिनके नुकीले कांटों से काले रंग का जहर पानी की बूंदों की तरह टपक रहा था। वो पूरा इलाका बदबूदार जहर, बेजान जमीन और खतरनाक जहरीले कांटों से भरा हुआ था। लेकिन रुद्र अभी भी बिना किसी हिचकिचाहट के और डर के उन मधुमक्खियों का पीछा करता जा रहा था। भले ही वो कैक्टस के कांटे और उनका जहर दूसरों के लिए खतरनाक हो, पर रुद्र एक केमिस्ट था, इसलिए उसके पास इस जहर का इलाज था। और रही बात कोमल की, तो उसके पास धातु तत्व की शक्ति थी। इस वजह से उस पर जहर असर ही नहीं करता। रही बात उन कांटों की, तो उनसे मिली हुई हल्की फुल्की खरोंच तो रुद्र की जख्म ठिकाने वाली गोलियों से ही ठीक हो सकती थी। इसी तरह से रुद्र और कोमल आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर बाद रुद्र को अपने सामने की तरफ एक काले रंग का कनखजुरा दिखता है, जो देखने में एक बेल के साइज का था। उस कनखजुरे को देखकर रुद्र अपनी जगह पर रुक जाता है और हैरान रह जाता है। उसने आज से पहले इस तरह के जहरीले जानवर के बारे में नहीं सुना था और न ही कहीं पढ़ा था। रुद्र अपनी हैरानी में देखता है कि वो सभी मधुमक्खियां आगे बढ़कर उस कनखजुरे के पास जाती हैं और उस कनखजुरे के पास पहुंचकर उसके ऊपर उन अंडों को फेंकना शुरू कर देती हैं, जिन्हें वो कनखजुरा अपना मुंह ऊपर करके निगलना शुरू कर देता है। वैसे तो इस तरह के मैदान में मधुमक्खियां का मौजूद होना, जहां पर कोई भी मधुमक्खी अपना घर नहीं बना सकती है, कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। पर रुद्र को हैरानी इस बात पर हो रही थी कि वो सभी मधुमक्खियां उस कनखजुरे के लिए काम कर रही है, वह भी काफी ईमानदारी से। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी मधुमक्खियां उस कनखजुरे के बस में हो, जैसे वो कनखजुरा उन मधुमक्खियों का राजा हो, जिस वजह से उस कनखजुरे के लिए वो सभी मधुमक्खियां उन मछलियों के अंडे हासिल करने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थी। रुद्र के लिए ये सब देखना बड़ी ही अजीब था और वो ये सब देखकर काफी हैरान था। ये सब देखकर रुद्र उस कनखजुरे की तरफ ध्यान से देखने लगता है। ऐसा करते ही रुद्र की आंख एक बार फिर से हरे रंग की रोशनी से चमकने लगती है। उसके बाद रुद्र ने जैसा चाहा वैसा ही होता है। रुद्र उसका लेवल देख पा रहा था। वो कनखजुरा आकाश लेवल के 9 सितारों पर था। क्या ये कनखजुरा अपना लेवल पार करने वाला है? क्या अब ये ब्रह्मांड लेवल पर पहुंचने की कोशिश करने वाला है? रुद्र को काफी अजीब लग रहा था। रुद्र ने देखा था कि इस खाई के बाहर ब्रह्मांड लेवल जंगली जानवर काफी कम देखने को मिलते हैं, और ब्रह्मांड लेवल ही क्या आकाश लेवल के 8 या 9 सितारों वाली जानवर भी बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं। पर इस खाई में रुद्र को इतने सारे ताकतवर जंगली जानवर देखने को मिल रहे थे, जिनके पास अपनी अपनी तत्व शक्ति के अलावा जहर की शक्तियां भी थी। लगता है इस सारे की सारे जंगली जानवर अपना लेवल बढ़कर ब्रह्मांड लेवल पर पहुंचने के लिए काफी बेताब है। पर एक 9 सितारों वाला आकाश लेवल के जानवर को ब्रह्मांड लेवल में पहुंचने के लिए कितना ताकतवर होना होगा कि वो उस जंगली गोरिल्ला की तरह बन पाए, जिसे हमने इस खाई में आते वक्त देखा था। रुद्र को लगता था कि आकाश लेवल से ब्रह्मांड लेवल पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और इस खाई में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि बाहर के जंगली जानवरों को सिर्फ ऐसी चीजों की जरूरत होती थी जो उनकी तत्व शक्ति को बढ़ा सके। पर इस खाई में मौजूद जंगली जानवरों को तत्व शक्ति के साथ जहरीली चीजों की भी जरूरत पड़ती है, ताकि वो अपना लेवल बढ़ा सके। वह न बड़ी नीले रंग की मधुमक्खियां अब बहुत से अंडों को उस खानखजुरे के पास लेकर आ रही थी, और वो खानखजुरा एक के बाद एक उन सभी अंडों को निगलता जा रहा था। कुछ देर बाद रुद्र देखता है कि पास की ही एक चट्टान में बनी हुई गुफा से एक और खानखजुरा निकल आता है। वो दूसरा वाला खानखजुरा देखने में काफी कुछ पहले वाले कनखजुरे के जैसा ही था, बस थोड़ा छोटा था। साथ ही उसके शरीर पर लाल रंग की कुछ लकीरें भी बनी थी, और उसका शरीर देखने में
पत्थर से भी मजबूत लग रहा था। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वो कनखजूरा पहले वाले कनखजूरे से काफी बेहतर लग रहा था। उसको देखकर रुद्र हैरानी में खुद से कहता है, ब्रह्मांड लेवल कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे पॉकेट नॉवल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बने।